है दादा। ठीक है सर। ओके सर, गुड इवनिंग सबको फिर से एक बार। अच्छा देखो, कंपनी लॉ है ना सर, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में क्या पढ़ेंगे? प्रोस्पेक्टस चल रहा था, थोड़ा लंबा चौड़ा है प्रोस्पेक्टस में डिटेल्स, थोड़ा टाइम लगेगा प्रोस्पेक्टस में, आज भी बात करना होगा। याद है सर आप लोगों को शेयर मार्केट रिगार्डिंग लॉ, बेसिकली स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग लॉ बोल सकते हो आप इसको, मतलब सेबी का काम है बेसिकली। ये जो भी बात हम लोग प्रोस्पेक्टस चैप्टर में कर रहे हैं ना सर, बेसिकली ये आप लोगों को जब आप किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करोगे, जब किसी कंपनी को आप स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम लाना चाहोगे, या फिर नॉट जस्ट फर्स्ट टाइम, कभी भी मार्केट से मनी रेज करना है, कंपनी स्टॉक मार्केट में आता क्यों है? हाँ सर, वाई कंपनी कम्स टू द स्टॉक मार्केट, क्या रीजन है? मार्केट से बेसिकली फंड रेज करना है। वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड। बेसिकली मार्केट से फंड रेज करना है, और जब भी कंपनी को मार्केट से फंड रेज करने का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें बहुत सारा उपाय हैं। जैसे प्राइवेट कंपनीज होगा तो वो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली नहीं आता, उसको पहले पब्लिक में ट्रांसफर होना पड़ेगा, फिर जाके वो कर सकता है। तो उनके लिए भी एक दूसरा वे है, प्राइवेट प्लेसमेंट का भी एक एरिया है, डिस्कस करेंगे सर, वो भी डिस्कस करेंगे। बट सर पॉइंट इज दैट कि कंपनी स्टॉक मार्केट में इसलिए आना चाहता है, और या फिर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब सिंपल बात है, इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि मार्केट से मनी रेज करने के लिए जो लीगल एरियाज है, वो एज ए कंपनी लॉ के स्टूडेंट होने के नाते, एज ए चार्टर्ड स्टूडेंट होने के नाते, कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट होने के नाते, एज वेल एज CWA का, तो यू हैव टू नो दिस थिंग्स CMA के स्टूडेंट होने के नाते, कि आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आप लोग ही आगे जाके कंपनी लेवल में काम करोगे, सेबी के बिहाफ का काम करोगे। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ लॉज आर वेरी प्रैक्टिकल फॉर योर करियर पर्पस, मतलब ताकि आप लोग आगे जाके इस सब फील्ड में काम कर पाओ। तो इस हिसाब से आप लोग इसको पढ़ा करो सर। तो मुझे तभी लगता है कि आपका पढ़ने का मतलब भी एकदम क्लैरिफाई होगा और जस्टिफिकेशन मिलेगा। तो बेसिकली चलो सर, आज कुछ पॉइंट बाकी है, बाकी इन द सेंस डिस्कस करना ज़रूरी भी है, तो उस पे बात करेंगे आज। देखो तो सर, स्क्रीन शेयर हुआ कि नहीं हुआ? है दादा। हाँ सर। तो बेसिकली देखो सर, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये आपका मेनली डिस्कशंस तो लंबा चलेगा थोड़ा, ऐसे अगर मैं थोड़ा सा याद दिला दूं एक बार, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 23 से लेके 42 तक में बात किया गया है इन जनरल बोले तो। उसके अंदर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड रिलेटेड मैटर्स, जिसमें सेक्शन 23, 26, 29, 31, 32, 25, 28, 27 एंड 40, जिसमें प्रोस्पेक्टस इशू एंड रिलेटेड मैटर्स। आज मेनली मैं बात करना चाहता हूँ सर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पे, दिस इज आज का डिस्कशंस। मैं कोशिश करूंगा प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में भी बताने का, एंड एज वेल एज सम पेनल्टीज एरियाज, ये इसमें भी बात करने का कोशिश मैं करूंगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कंपनी मेनली दो तरह का हम लोग जानते हैं, एक पब्लिक कंपनी जो पब्लिक के पैसा से बिजनेस कर सके, और दूसरा है प्राइवेट कंपनी जो अपने लिमिटेड प्राइवेट मेंबर के थ्रू से बिजनेस कर सके। जैसे आज एक जन से बात हो रहा था, आप लोग जैसे ही एक स्टूडेंट है, तो उसका वो बोल रहे हैं CS इंस्टीट्यूट का है मोस्ट प्रोबेबली, तो उसका मानना है कि जैसे CS इंस्टीट्यूट में वो कॉल कर रहा है किसी कारण से, कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहा है, बट किसी भी तरह से कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। तो मेरे को बोल रहे कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया लेवल, इवन इंटरनेशनल एक्सपोजर्स है, इन लोगों का बेसिक ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। तो मैं उनको बस एक ही चीज बोल रहा था, बोलता है कि मेरा पापा कंपनी में काम करते हैं, आदित्य बिरला, कंपनी का नाम भी समझो आप लोग, हाँ आदित्य बिरला में काम करते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, हर चीज ऑनलाइन में कितना सुंदर हो जाता है, कितना इजीली कम्युनिकेट हो जाते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट इतने बड़े इंस्टीट्यूट होके क्यों नहीं कर पाता, उसका थोड़ा सा मैच्योरिटी कम है। बट मैं आप लोगों से पूछना चाहता सर कि कोई भी इंस्टीट्यूट, नॉट जस्ट CS, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट भी फोन करो, फोन कर कर थक जाओगे। CMA इंस्टीट्यूट फिर भी आजकल मैं देख रहा हूँ थोड़ा कंपेरेटिवली बेहतर हालत में है, बट फिर भी वो भी कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत करता है कि कोई कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं बनता। तो मैं बस आपको इतना पूछना चाहता हूँ सर, कि प्राइवेट और पब्लिक में, मतलब जैसे कि ये CMA इंस्टीट्यूट, ये बेसिकली
किस तरह का इंस्टीट्यूशन है? सरकारी है, पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू से चलता है। तो वो लड़का सोच रहा है कि कहाँ आदित्य बिरला और कहाँ, उसका मानना है कि सरकारी में और ज्यादा अच्छा होना चाहिए, लेकिन होना तो चाहिए, बट प्रॉब्लम यही है ना सर कि सरकारी लेवल में, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कि सरकारी लेवल में काम करने के लिए लोगों का वो वाला मेंटेलिटी नहीं है, कोई सर्विस देना ही नहीं चाहता। आदित्य बिरला प्राइवेट ग्रुप है, वो प्राइवेटली अपने कंपनी को टॉप लेवल में पहुंचाना चाहता है, इंडिविजुअल गोल है। और सरकारी लेवल में प्रॉब्लम क्या है? इंडिविजुअल गोल नहीं है। सबको तो पता है कि फिक्स तो मिल जाएगा ना, पब्लिक का टैक्स का पैसा है, बर्बाद थोड़ी ना होगा सर। हाँ, पब्लिक का टैक्स का पैसा है, बर्बाद थोड़ी होगा, वो तो बांटा जाएगा सैलरीड पर्सन को। विथ ऑल रिस्पेक्ट टू दी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन जो सच में अच्छा काम करते हैं, बट फिर भी ओवरऑल अगर बात करें, वी ऑल नो कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है सर, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट बेसिकली मैं इसलिए बोला कि ये पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के जैसे ही नाम आया, पब्लिक कंपनी में वो प्राइवेटली कंट्रोल भी हो सकता है और गवर्नमेंट कंट्रोल भी हो सकता है, जैसे कि आपको पता है। जैसे पब्लिक कंपनी का बेसिक मतलब है इन सिंपल, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होके काम करते हैं वो इन सिंपल पब्लिक कंपनी है। ये गवर्नमेंट कंट्रोलिंग के थ्रू से भी हो सकता है और प्राइवेट कंट्रोलिंग के थ्रू से भी हो सकता है। और प्राइवेट कंपनी मतलब वो एकदम प्राइवेट है, उसमें पब्लिक का एक पैसा भी नहीं आता, पब्लिक का एक पैसा भी नहीं होगा, जो भी होगा कंपनी के मेंबर के थ्रू से होगा। एफडीआई आ सकता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट पब्लिक से पैसा रेज करने का ताकत प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलता है। तो ये तो सर एकदम बच्चे का बात था, ये कोई मतलब ऐसा बात नहीं था, बट स्टोरी था बेसिकली। तो चलो सर, आज धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। हाँ सर, पब्लिक कंपनी है तो फिर वो बहुत सारा वे है उसके पास मनी रेज करने का। इशू ऑफ सिक्योरिटीज इशू करना मतलब बेसिकली मनी रेज करना, मार्केट से फंड रेज करना। इफ यू आर ए पब्लिक कंपनी देन यू कैन रेज मनी फ्रॉम थ्रू प्रॉस्पेक्टस और पब्लिक ऑफर दे सकते हो, जो बड़ा फेमस तरीका है, हम लोग बात कर चुके हैं, आईपीओ का, एफपीओ का, ओएफएस का। हाँ सर, ऑफर फॉर सेल, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आई होप याद होगा आप लोगों को। प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू। राइट इशू बोनस इशू पे भी मैं बात करूंगा सर, ठीक है। राइट इशू बोनस इशू पे भी मैं बात करूंगा। उस दिन मैं स्टॉक मार्केट क्लास में ही बात कर रहे थे, स्टॉक मार्केट क्लास में अभी ये चल रहा है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में, कि सर स्टॉक मार्केट में जो बोलते हो लॉ में भी वही बोलते हो क्या? नहीं सर। स्टॉक मार्केट क्लास में जो बोलते हैं लॉ में वो नहीं बोलते। बेसिकली क्या है ना सर, चीज वही है, बट उसका इफेक्ट अलग अलग है। जैसे आप लोग लॉ की क्लास में क्या पढ़ते हो एज ए कंपनी लॉ स्टूडेंट्स, आप लोग ये जानते हो कि जब राइट इशू होता है, जब प्रोस्पेक्टस इशू होता है, तो क्या क्या प्रोविजंस है, किस तरह से होता है, रूल्स क्या है। तो एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर एज ए लीगल कॉन्सेप्ट मैनेजर ऑफ ए कंपनी, लीगल या लीगल रिलेटेड मैनेजर ऑफ ए कंपनी, आपको इसका लीगल मैटर जानना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में क्या डिस्कस करते हैं फिर आप? सर स्टॉक मार्केट में ये डिस्कस करते हैं कि जब कोई कंपनी राइट इशू करता है तो उसका इफेक्ट स्टॉक के प्राइस में क्या आता है। जब कोई कंपनी बोनस इशू करता है तब उसका इफेक्ट क्या आता है। जैसे आप लोगों का एक चैप्टर रहेगा डिविडेंड रिलेटेड, तो डिविडेंड जब इशू करता है तब उसका क्या इफेक्ट आता है। मैं लास्ट दिन एक्चुअली डिविडेंड पे बात कर रहा था स्टॉक मार्केट बेसिक्स में। यहाँ पर आप लोगों में से आई मोस्ट प्रोबेबली इनकी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में क्लास करते हैं। इनकी थे आप लास्ट क्लास में? हाँ सर। हम लोग डिविडेंड में बात कर रहे थे ना। हाँ सर। हाँ, अब राइट इशू, बोनस इशू वहां पर भी बात होगा, डोंट वरी। मैं बस इसलिए बोल रहा सर बिकॉज हर एक चीज का एक काफी मतलब एलाबोरेटिव एरिया है, मतलब काफी ब्रॉड एरिया है। मतलब यही राइट इशू स्टॉक मार्केट में एक अलग ही लेवल में उसका कॉन्सेप्ट काम करता है, बोनस का भी एक अलग लेवल में काम हो जाता है। बट हाँ, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लीगल मैटर्स पे बात करते हैं, ठीक है सर। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक चीज होता है, उसका लीगल मैटर्स को जानना दूसरा एक चीज होता है। सभी एक ही चीज का अलग अलग पहलू है सर, ठीक है। जैसे कॉइन तो वही है, लेकिन एक हेड है एक टेल है ना सर। अगर कॉइन आपके सामने है तो वो 1 रुपी का कॉइन ही है, बट वो ही उसी उसी कॉइन में एक हेड होता है एक टेल होता है, मतलब कोई उसका सामने वाला हिस्सा तो कोई उसका पीछे वाला हिस्सा, तो वो तो हिस्सा रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली देखो तो अल्टीमेटली वो वही है जो कॉइन है। वेरी गुड सर। तो प्रॉस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू। एक चीज मैं ऑब्वियसली बोलूंगा कि जब आपको मार्केट के साथ आप कनेक्टेड रहोगे ना सर, आप देखना जब भी यही चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग बार बार मार्केट के बारे में बात करते हैं। इसका एक ही रीजन है कि आप जब मार्केट के साथ कनेक्टेड होते हो ना, अगर आप मार्केट स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल के साथ कनेक्टेड होते हो, तो इस तरह का जो लीगल एरिया है कंपनी लॉ का, स्पेशली कंपनी लॉ का ईच एंड एवरी चैप्टर कहीं ना कहीं मार्केट से ही कनेक्टेड हो जाएगा। बिकॉज
कंपनी लॉ बेसिकली इसीलिए बनाया गया सर, बिकॉज ऑफ इंडिया में या मतलब देश में जो इतना सारा कंपनीज है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसका लीगल मैटर्स को कैसे हैंडल किया जाए। दैट इज द मेन रीजन ऑफ कंपनीज एक्ट। इवन कंपनीज एक्ट का सबसे बड़ा बात यही है, बिकॉज देश का इतना बड़ा जो देश हमारा चलता है, आप लोगों को मैं कितना बार इसके बारे में बोला, गवर्नमेंट मनी पाइपलाइन के बारे में मैं कितना बार आप लोगों के साथ बात किया। हाँ सर, बहुत बार बात किए होंगे, किए कि नहीं किए? हर एक क्लास में कभी ना कभी मैं बोलता रहता हूँ, बोलता रहते कि नहीं रहते सर? गवर्नमेंट मनी पाइपलाइन में गवर्नमेंट जो है हमारा, हेलो सर, आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ सर। सर। स्क्रीन शेयर है? हाँ ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। जैसे आप देख सकते हैं सर कि गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स कितना मिलता है, देख रहे हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? कॉर्पोरेट Yes. टैक्स से अगर एक पर्टिकुलर ईयर में टोटल ग्रॉस रिसीव 33.5 ट्रिलियन का होता है, तो उसमें से कॉर्पोरेट टैक्स ही मिल जाते हैं 0.6.1 ट्रिलियन का। इनकम टैक्स छोड़ो सर, वो तो इंडिविजुअल है, लेकिन जीएसटी भी कंपनी पे करता है, वो भी 6.2 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन का। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी से तो डायरेक्ट तो 6 ट्रिलियन का मिलता ही है, और जीएसटी से भी, जीएसटी कंपनी भी देता है, नॉर्मल बिजनेस भी देता है, इनकम टैक्स इंडिविजुअल लेवल में पे होता है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ फंड का इतना बड़ा जगह, तो वो कंपनी लॉ को तो एक इम्पोर्टेंस अलग से देगा ना, बिकॉज लीगली कंपनी सही करेगा तभी ना जाके कंपनी टाइम पे सब कुछ करेगा, और अल्टीमेटली टैक्स भी पे करेगा तो गवर्नमेंट का फंड भी आएगा। अगर कुछ गड़बड़ करेगा, घोटाला करेगा, पब्लिक का पैसा का, अगर पब्लिक का भरोसा टूट जाए ना, मुश्किल हो जाएगा। मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे एरिया पे ले जाने का कोशिश करूंगा कि कंपनी लॉ पे आप लोग क्यों नशा लगाओगे, मतलब आपको नशा बनाना चाहिए सर कंपनी लॉ पे। क्यों जानते हो? पता चल जाएगा। सिमिलरिटी देखो, प्राइवेट कंपनी सब कुछ कर सकता है, राइट इशू, बोनस इशू, इसका मेन क्या है, ये सिर्फ आईपीओ एपीओ एफएस नहीं कर सकता, प्राइवेट प्लेसमेंट तो ये कर ही सकता है। ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट प्लेसमेंट से ही मेनली पैसा मार्केट से जुगाड़ करते हैं। ओके सर, चलो आज कुछ फ्रेश टॉपिक में बात करें। ये सब हो चुका था, ये सब मैंने बात कर चुका था, नोट्स भी मैंने शेयर कर दिया सबको, मुझे जितना याद है। ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा अलॉटमेंट का। ठीक है सर, अलॉटमेंट का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कैसे होता है उसके बारे में बात करूंगा, है ना सर? बीएससी एनएससी के बारे में तो आप लोग बहुत सुने होंगे, सिक्योरिटीज टू बी डील्ड विद इन स्टॉक एक्सचेंज। हाँ सर, ये तो सुने हो कि कैसे मतलब स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी डील्ड कैसे होता है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा आज आप लोगों के साथ। ये सब हो चुका था सर। ठीक है, चलो, बहुत ही वाइटल चैप्टर लगता है मुझे, इसलिए नहीं कि एग्जाम के लिए सिर्फ, इसलिए कि आपको बहुत हेल्प करेगा सर आपके करियर बिल्ड करने में। सर क्या बोलते हो, एक चैप्टर इतना हेल्प कर सकता है? अरे क्या बोलूं सर, सिर्फ जीएसटी का एक चैप्टर, रिटर्न फाइलिंग एंड क्या बोलते हैं, जीएसटी बहुत सारा है जीएसटी के अंदर। जीएसटी में अगर सिर्फ लोगों को दो चीज आ जाए, एक सबसे पहले उसको कैलकुलेशन आ जाए इनपुट टैक्स क्रेडिट का, और दूसरा एक चीज आ जाए उसको रिटर्न फाइलिंग करने का, बस करियर बन जाता है बेसिक लेवल में। मतलब जो लोग सिर्फ डिप्लोमा वगैरह का एक मान सकते हो आप कि वो मार्केट में सिर्फ वही करके अपने करियर बिल्ड कर सकता है। नॉलेज ही तो है सर जिसका दाम है, बाकी चीज तो बेकार है। सिक्योरिटीज टू बी डील्ड विद इन स्टॉक एक्सचेंजेस, देखो सर, सेक्शन 40 कंटेन्स फॉलोइंग प्रोविजंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज व्हिच आर टू बी डील्ड विद इन दी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में बात करें तो आपके दिमाग में कौन सा दो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आवाज आ रहा है सर? हाँ सर, जैसे BSc मैंने and बीएससी एंड NSC. एनएससी, वेरी गुड सर। जैसे मैंने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात किया, आपके दिमाग में दो स्टॉक एक्सचेंज ऑब्वियसली दिमाग में आ गया, एक बीएससी और एक एनएससी। अगर मैं आपको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर मैं देखूं, सेबी का साइट अभी थोड़ा फेलियर दिख रहा है। बीएससी एनएससी तो है ही सर, साथ में कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज भी है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज बोल के भी है, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज बोल के भी है, ये सब भी एक्सचेंज के अंदर आता है सर। ये देखो सर, ये पूरा मैं बीएससी की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, ठीक है, सेबी के साइड में चला गया, आपको दिख रहा होगा, देखो सर, नेम ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज दिखाई दे रहा है क्या सबको? ओ सर बोलो ना, दिख रहा है? हाँ सर। देखो सर, नेम ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बीएससी,
एड्रेस भी देके रखा, रिकॉग्निशन वैलिड अप टू परमानेंट, क्या क्या सेगमेंट में काम करता है दिखाई दे रहा है। हेलो, इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, डेब्ट, इतने सारे मैटर को लेके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपना मतलब ये इसका बिजनेस एरिया है सर। सर व्हाट इज इक्विटी डेरिवेटिव, दिस इज आल्सो अनदर एरिया। इसके ऊपर आप लोगों को फाइनल लेवल में भी पढ़ना पड़ेगा, CA फाइनल में, CS में भी है, और स्टॉक मार्केट के लिए स्पेशल पढ़ाई होता है सर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड इक्विटी डेरिवेटिव का पढ़ाई। कोई है आप लोगों में से जो करके रखा है, जो ऑलरेडी मार्केट में काम भी करता है? इक्विटी डेरिवेटिव, इसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोल के भी जाना जाता है। हाँ, फ्यूचर एंड, इसको जानने से पहले आपको इक्विटी मार्केट दैट इज प्लेन स्टॉक मार्केट पहले जानना चाहिए, उसके बाद ही आपको इक्विटी डेरिवेटिव जानना चाहिए, बिकॉज ये मार्केट थोड़ा और रिस्की एरिया है। करेंसी डेरिवेटिव मतलब वो जो डॉलर और रुपीस के बीच में जो एक्सचेंज होता है ना सर, उसमें भी इनकम वगैरह होता है, तो वो है करेंसी डेरिवेटिव एरिया। कमोडिटी डेरिवेटिव मतलब MCX, जैसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बोल के एक कंपनी है, मतलब स्टॉक कंपनीज है, MCX नाम तो सुने होंगे आप लोग। हाँ सर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का नाम सुने कि नहीं सुने? ये देखो सर, ये भी एक है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंजेस, ये भी आ रहा है अपना IPO लेके, दिख रहा है सर आपको? ये क्या है, अपकमिंग IPOs। ये भी एक नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है। ये भी कमोडिटी मार्केट में बिजनेस करता है ऑलरेडी, लेकिन अभी तक मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। NCDX इज अ कमोडिटी एक्सचेंज व्हिच हैज अबाउट 82% शेयर ऑफ एग्री कमोडिटीज ट्रेडिंग इन इंडिया। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का काम करता है। द एक्सचेंज इज प्रोफेशनली मैनेज्ड, हैज LIC, NSE, नाबार्ड, कनारा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इसका IPO आएगा। अगर आप IPO मतलब सर, IPO मतलब क्या है? इनिशियल इनिशियल पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर। तो इसका स्टॉक में ये आ रहा है, स्टॉक मार्केट में आ रहा है, पब्लिक से पैसा रेज करना चाहता है। इतना दिन से क्या चल रहा था, क्या पब्लिक के पैसे से नहीं चल रहा था? हाँ सर, पब्लिक के पैसे से चल रहा था, स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं हुआ था। जैसे कि आपका, हम लोग LIC में पैसा डालते हैं, है ना? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो ऑलरेडी है ही एक तरह का, आप लोग जानते हो, वो भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, इसका भी अलग बिजनेस है। नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल, नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कानरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, दीज आर ऑल गवर्नमेंट कंपनीज। तो वो एक्चुअली इसको इतना दिन से हैंडल कर रहा था। अब ये कंपनी डायरेक्टली मार्केट से, पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का है। और ये तो MCX है, ये तो ऑलरेडी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज एन independent Indian government owned commodity exchange based in India. It is under the ownership of Ministry of Finance, Government of India. It was established by the Government of India and is currently based in Mumbai. This is also a exchange. ये भी एक एक्सचेंज है सर, दिस इज ऑल्सो एक्सचेंज। तो अच्छा सर, यहाँ पर देखो सर, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर, जो लोग कलकत्ता से हो, कोलकाता को प्यार करते हो, उनको थोड़ा प्राउड जरूर फील होगा। मैं भी कोलकाता से हूँ, ऑब्वियसली प्यार करता हूँ अपने सिटी को, क्यों नहीं करेंगे। बट सर, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज किसी सेगमेंट में प्रॉपरली काम नहीं करता, लेकिन सर इसका रिकॉग्निशन है पूरा का पूरा, परमानेंट है, परमानेंट है, परमानेंट रिकॉग्निशन है, और जरूरत पड़ने से कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को अलग से बनाया जा सकता है। क्या आप लोगों को पता है सर, अगर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज उस तरह का इकोसिस्टम बना ले इन वेस्ट बंगाल, अगर उस तरह का बिजनेस एनवायरनमेंट बना ले, कैन यू इमेजिन कि कलकत्ता क्या कर सकता है? जो लोग कोलकाता एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया से कनेक्ट करते हो, या फिर जो जिनका रूट है इस एरिया के साथ कनेक्टेड, मैं आपको एक चीज बताऊं तो आप लोग ना सोचोगे ना, तो आप लोग सोचोगे कि सच में कोलकाता क्या कर सकता है। पहला बात, देखो सर, मैं अभी तक गवर्नमेंट इसको 2-3 रीजन से रखा है। एक तो ब्रिटिश पीरियड से ये है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, मेनली कोलकाता में बिजनेस सिनारियो डे बाय डे डिटोरिएट किया है, डे बाय डे। पॉलिटिकल प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोलकाता का है पॉलिटिकल इश्यूज। पॉलिटिकल इश्यूज से कोलकाता का जो प्रॉब्लम बढ़ गया है ना सर, उसके कारण कोलकाता डे टू डे बिजनेस में डिटोरिएट किया है। अगर कोलकाता का बिजनेस अप हो जाता है ना सर, तो ये कोलकाता पूरा भारत में अगेन लीड कर सकता है। आप लोग एक चीज देखो, एक चीज ध्यान से देखो, सबसे मेन चीज क्या है ना, कोलकाता के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का जरूरत है। कोलकाता इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए यहाँ का जो बिजनेस है, और भी बिजनेस जो आना चाहता है, उनको प्रॉपर जगह देना चाहिए। ठीक जैसा इकोसिस्टम आज मुंबई किया है, गुजरात किया है, कर्नाटका किया है, इवन तमिलनाडु ऑल्सो, वो भी करके रखा है। लेकिन सर इनका मेन एरिया है, क्या है इनका, ये लोग इनोवेटिव एरिया में, टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। कोलकाता का एक चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप लोग इसका पोजीशन देखो, जस्ट इमेजिन इसका पोजीशन देखो। आज अगर भारत ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड को कनेक्ट करना चाहेगा, सर कौन सा शहर है जो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकता है भारत का?
बड़ा शहर, जियोग्राफिकली भी पोजीशन टफ है, और सबसे बड़ा बात कि इतना दिन का अभी तक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कोलकाता के पास है सर, ऑब्वियसली है। मतलब टोटल, मतलब एक्चुअली 1960 तक कोलकाता लीड करता था, ब्रिटिश ने बनाया था, काफी दिनों तक इंडिया का कैपिटल था। पर ठीक है सर, दिल्ली ही कैपिटल होना चाहिए, बिकॉज दिल्ली ऑलवेज इंडिया का कैपिटल था, और इसका जो पोजीशन है ये बड़ा अच्छा पोजीशन है पूरा भारत को कंट्रोल करने के लिए। मुंबई क्या बना है सर? फाइनेंशियल हब बना है। मैं तो मानता हूं कि कोलकाता जो है ये इंडिया का सो कॉल्ड कल्चरल हब माना जाता है, बट कल्चरल हब है, बट यहाँ का टॉलीवुड खत्म, मतलब इतना कल्चर है, हम लोग टॉलीवुड को भी बचा नहीं पा रहे हैं सर। मतलब आप समझ सकते हो, टॉलीवुड मतलब सर बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, सिचुएशन अच्छा नहीं है सर, इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लम के साथ है। मतलब मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जिसके ऊपर बेस करके हम लोग अपने आप को कल्चरल कैपिटल बोलते हैं, उस कल्चरल कैपिटल को बचाने के लिए भी आपको पैसा का जरूरत है, अच्छा काम करने के लिए भी यू नीड बिजनेस, यू नीड मनी। और सबसे बड़ा बात सर, अगर इंडिया को चाइना के साथ कनेक्ट करना है, चाइना के साथ कनेक्ट क्यों करेंगे सर? चाइना हमें प्रोडक्ट भेजता है, हम भी चाइना को प्रोडक्ट भेजेंगे। हम बांग्लादेश के साथ कनेक्ट करेंगे, और वो ऑलरेडी बांग्लादेश के साथ जितना बिजनेस होता है कोलकाता के थ्रू से ही होता है, ठीक है। हम म्यांमार के साथ बिजनेस करेंगे, हम थाईलैंड के साथ बिजनेस करेंगे, कंबोडिया के साथ, मलेशिया के साथ, हर एक के साथ बिजनेस करेंगे। हम जापान जाएंगे, ताइवान जाएंगे, सबसे नजदीक क्या है? कोलकाता है। अगर ये इस तरह से बिजनेस को डेवलप कर लिया गया ना सर, कोलकाता शान बनेगा सर, आन बान शान बनेगा। मतलब पूरब है ना सर, ये ईस्टर्न पार्ट्स का शान बनेगा सर। ऑलरेडी पूरा का पूरा ईस्टर्न पार्ट इसी पे डिपेंड करता है, लेकिन सर इसका डिपेंडेंसी डे बाय डे कम इसलिए हो रहा है बिकॉज वेस्ट बंगाल का पॉलिटिकल सिनेरियो फॉर द लास्ट 40 इयर्स, फॉर द लास्ट 40 इयर्स, इसको अगर हम लोग, एडुकेशन है लेकिन एडुकेशन काम का नहीं है। तो इस तरह से, इसीलिए मैं आपको इसलिए क्यों बोला इतना सारा बात, आई डोंट नो आप लोग कितना मेरा बात को समझ पा रहे हो, बिकॉज मैं आपको प्रैक्टिकल एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा था, दैट इज कि कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज को अभी तक क्यों रख लिया, बिकॉज अभी भी बहुत सारे बिजनेस है जो कैलकाटा से ही कनेक्ट करता है। देयर आर लॉट्स ऑफ बिजनेस। बिरला बिरला कोलकाता का बिजनेस था, लेकिन वो अपना कैपिटल मतलब बिजनेस का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया। आईटीसी कोलकाता का बिजनेस था, वो भी अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया। टाटा अपना सेंटर ईस्टर्न पार्ट्स में पहले कोलकाता में बनाया था, टाटा सेंटर, वो भी शिफ्ट कर दिया। क्यों सर? शिफ्ट क्यों करेगा? अगर मुंबई बना सकता है बिजनेस हब, तो हम लोग क्यों नहीं बना सकता? गुजरात बना सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं बना सकता? कभी इस सब के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है, सोचते ही नहीं। एक्चुअली हम लोग अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के लिए नंबर 1 है, नंबर 1 है सर। अब क्या बताएं आप लोगों को, लेकिन फिर भी सेबी ने अभी तक रखा है। इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, ये भी है सर, ये भी मुंबई में है। ये भी देखो सर, इक्विटी डेरिवेटिव, अच्छा इसका वैलिडिटी खत्म हो गया, अभी फिर से रिन्यू होगा कि नहीं आई डोंट नो। रिकॉग्निशन वैलिड अप टू 2020, आईएनएक्स इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज, ठीक है। ये इसका वैलिडिटी एज पर सेबी के हिसाब से दिख रहा हूं मैं। इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, ये भी परमानेंट है, कमोडिटी डेरिवेटिव में काम करते हैं। आई थिंक इसी का आ रहा है ना सर, इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज, ना नहीं नेशनल का आ रहा है, सॉरी। मेट्रोपॉलिटन एक्सचेंज, ये भी इक्विटी डेरिवेटिव में काम करते हैं। तो मोटा मोटी सर आप यहाँ पर देख सकते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये देखो सर, ये तो आप लोग दोनों जानते हो बहुत ज्यादा, एक नेशनल एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बट उसके अलावा भी जैसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, ये दोनों मैंने आपको अभी दिखाया, दोनों कमोडिटी में काम करते हैं। कमोडिटी मतलब जैसे गोल्ड हो गया, बुलियंस हो गया, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हो गया, इस पे काम करते हैं। मतलब हम लोग इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके थ्रू से हम लोग अपना मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करना है करो, मसाला में इन्वेस्ट करना है उसमें करो, बुलियन पे इन्वेस्ट करना है, क्या बोलते हैं सर, जिंक में, बहुत सारे हैं सर, मैं आपको लिस्ट सुनाऊंगा तो अभी उसी में बात बन जाएगा। तो वो कमोडिटी मार्केट है, ठीक है। और एनएससी आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये भी एक है सर। ये देखो, पूछ पूछ रहा था ना ये अपना, तो था, तो मुझे पूछ रहा था ना उस दिन, मोस्ट प्रोबेबली ये क्लास में, इनकम टैक्स में, तो था आवाज बच्चीस। हाँ सर। आई दैट यूनिट नंबर 1201, ब्रिगेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, 12th फ्लोर, गांधीनगर, गुजरात। दिखाई दिया सर? ऐसा एडिटर को तो ही बोलছিলাম। हाँ एग्जैक्टली, ये भी आया, ये भी आएगा सर। अभी इसका प्रॉपर मतलब अभी तक इसका मई 28 2021 तक इसका वैलिडिटी दे के रखा है, मतलब ये खत्म हो जाएगा। अब पता नहीं उसके बाद इसको किस तरह से फंक्शन करेगा, मतलब यही मंथ में मई 28 2021।
इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, डेब्ट सिक्योरिटीज। अभी तो पता नहीं सर, मुझे तो लग रहा है कि अभी कोविड के कारण क्या करेगा आई डोंट नो, देखते हैं आगे कुछ दिखता है कि नहीं दिखता। बट इसके अलावा पहले इंडिया में और भी स्टॉक एक्सचेंज थे, हैदराबाद, कोयम्बटूर, बैंगलोर, पुणे, कानपुर, अहमदाबाद, बहुत सारे, लुधियाना, हर एक स्टेट में थे, मध्य प्रदेश, देयर आर लॉट्स ऑफ, यहाँ पर पूरा लिस्ट है, ये भी थे। স্যার ইন্টারন্যাশনাল হিসেবে তো এটাই মনে হয় ইন্ডিয়ার প্রথম অফিশিয়ালি করা हाँ हाँ, মানে এই কারণের इंटरनेशनली, জন্য। हाँ इंटरनेशनली यही इंडिया का पहला है। अब इसका कुछ काम चालू हो चुका है, अब शायद फिर से रिन्यू करेगा, वैलिडेशन बढ़ाएगा सेबी, ऐसा कोई बात नहीं है। सेबी वैलिडेशन इंक्रीज करेगा, क्यों नहीं करेगा। लेकिन सर जो आपको देखना चाहिए था, मैं एकदम आपको सेबी के साइड में जाके दिखा दिया, ठीक है। मोटा मोटी करेंटली 9 है सर जो एक्टिव है। आ गया सर समझ में, प्रैक्टिकली आ गया सर एकदम। ओके, तो क्या होता है सर, सिक्योरिटीज टू बी डील्ड विद इन स्टॉक एक्सचेंजेस, सेक्शन 40 कंटेन्स फॉलोइंग प्रोविजंस। अच्छा, फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन विद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी को क्या करना है, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर shall before making such offer make an application to one or more recognized stock exchange। एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में वो अपना बिजनेस को मतलब लिस्टेड करना चाहता है, वो कर सकता है। जिसका मतलब देखो, अगर इक्विटी डीलिंग करेगा तो बीएसई एनएसई में डालेगा, कमोडिटी बिजनेस है तो फिर कमोडिटी मार्केट में डालेगा, वो तो डिपेंड करता है। एंड ऑब्टेन परमिशन फॉर द सिक्योरिटीज टू बी डील्ड इन विद द स्टॉक एक्सचेंज और एक्सचेंजेस। कौन सा सिक्योरिटीज है, कमोडिटी सिक्योरिटी है, इक्विटी डेरिवेटिव है, जो भी है, एक में भी, मतलब कोई कंपनी क्या है सर, सिर्फ बीएसई में भी आ सकता है, कोई कंपनी बीएसई एनएसई दोनों में भी आ सकता है। जैसे अगर मैं आपको कहाँ लेके चलो, ये कुछ कंपनी से भी आ रहा है ना, ये जैसे कि ये क्या है सर, एनसीडीएक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव, ये आ रहा है, इसका प्रोस्पेक्टस भी निकल चुका है, ठीक है। ये कहाँ किस कौन सा मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा, उसका भी डिटेल्स मिल जाता है सर। ये कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, उसका भी डिटेल्स मिल जाता है, कि सिर्फ बीएसई में, बीएसई एनएसई दोनों में डिटेल्स पढ़ोगे तो वहां पर पता चल जाएगा, सब डिटेल्स में मिल जाता है, ये प्रोस्पेक्टस में ही वो बता देता है। जैसे ये सब कंपनी लिस्टेड रिसेंट हुआ है, हेरन बाय इंडस्ट्रीज, बारबेक्यू नेशंस, होटल चेन है सर, रेस्टोरेंट चेन चलाते हैं, बारबेक्यू नेशंस, इस तरह का कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हो चुका है। कोई कोई बीएसई में आया है, कोई बीएसई एनएसई में, दोनों में आया है, कोई अभी बीएसई में है, बाद में एनएसई में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता है सर। लेकिन एवरीथिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप लोग जब धीरे धीरे मार्केट के साथ कनेक्टेड हो जाओगे ना, आपको ऑटोमेटिक नॉलेज मिलता जाएगा, आपको ऑटोमेटिक नॉलेज मिलता जाएगा। मार्केट के साथ कनेक्ट मतलब फंडामेंटल लेवल में 2-3 वे होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस, जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और तो बेसिक नॉलेज तो आपको चाहिए, और ये तो लीगल नॉलेज है, ये तो, और इसको बोलते हैं हम लोग बंगाली में बोलेंगे ना, पोआ बारो, मतलब हमको लीगल भी पता है, हमें इन्वेस्टमेंट भी पता है, तो पोआ बारो मतलब समझते हो ना, पोआ बारो मतलब मतलब सब कुछ आ गया। ओके, नेक्स्ट, चलो सर, जिनको समझ में नहीं आया बंगाली, जरूरी नहीं है अभी। prospectus to state name of stock exchange, prospectus में लिखा रहेगा, where prospectus states that an application has been made, such prospectus shall also state the name or names of stock exchange in which the security shall be dealt with, ठीक है। मेंटेनिंग ऑफ सेपरेट बैंक अकाउंट, आपको एक अलग बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा सर। ऑल मनी इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू द सिक्योरिटीज। आप जैसे स्टॉक मार्केट में आओगे तो आप पैसा रेज करोगे, तो वो पैसा आपको किसी ना किसी बैंक अकाउंट में जाना चाहिए ना, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट बिल्डअप करना पड़ेगा कंपनीज के नाम पे। शैल बी केप्ट इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट इन ए शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक मतलब भारत में रिकॉग्नाइज जो बैंक्स है, ठीक है, इंडिया में रिकॉग्नाइज जो बैंक है वो बैंक में, एंड शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पस। मतलब ऑब्वियसली जो पैसा बिजनेस के लिए, मतलब आप पर्टिकुलर जो प्रोस्पेक्टस में आप पहले से ही बोलते हो कि इस पर्पस के लिए मुझे पैसा चाहिए, यहाँ पर जब भी कोई कंपनी आता है ना, वो यहाँ पर बोलता है कि मेरे को किस पर्पस के लिए पैसा रेज करना है। जैसे हेरन बे इंडस्ट्रीज बोला था 600 मिलियन रेज करेगा, किस पर्पस के लिए रेज करेगा ये भी यहाँ पर बोला हुआ है, ठीक है। कितना शेयर इशू करेगा वो भी बोला हुआ है। तो जो पर्पस के लिए वो आ रहा है, वो पर्पस के अलावा और किसी दूसरे पर्पस में वो खर्चा नहीं कर सकता, ठीक है सर। सबको समझ में आ रहा है ना बातें? हाँ सर। ओके सर, ओके। For adjustment against allotment of securities, where securities have been permitted to be dealt within stock exchange or stock exchange specified in this prospectus. For the payment of monies within the time specified by the Securities of Exchange Board, that is SEBI, received from application in pursuance of the prospectus by the companies for any other reasons unable to allot securities. मतलब basically बैंक का क्यों चाहिए। अच्छा, condition purporting to waive compliance shall be void.
कंडीशन परपर्टिंग टू वेव कंप्लायंस शैल बी वॉइड। अगर आप एज पर कंप्लायंस नहीं करते हो तो वॉइड मान लिया जाएगा। एनी कंडीशन परपर्टिंग टू रिक्वायर और बाइंड एनी एप्लीकेंट फॉर सिक्योरिटीज टू वेव कंप्लायंस विद एनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन शैल बी वॉइड। डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद प्रोविजंस, जैसे जैसे आपको बोला है अगर आप वैसे वैसे नहीं करते हो तो भी आपको मतलब डिफॉल्ट करोगे तो भी पनिश हो जाएगा ना सर। इफ ए डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन बोथ द कंपनी एंड द ऑफिसर, जो कंपनी कर रहा है जो ऑफिसर से गलती हो रहा है दोनों को पनिशमेंट मिलेगा सर। कंपनी को कितना पनिशमेंट मिल जाएगा सर? विद ए मिनिमम फाइन ऑफ 5 लाख रुपीज कंपनी को पनिशमेंट, मैक्सिमम 50 लाख रुपीज तक फाइन हो सकता है। यही कंपनी एक्ट 2013 का मजा है। कंपनी एक्ट 2013 का मजा यही है कि कोई भी कंपनी कुछ भी का मतलब गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेगा, बिकॉज फाइन का रकम बहुत भारी है। फाइन का रकम बहुत भारी है। पहले की कंपनीज एक्ट 1956 में इतना ज्यादा नहीं था, इसीलिए समय के साथ साथ बहुत चीजें चेंज करना होता है। ये समय के साथ हर एक चीज में होके आ रहा है, ठीक है। जरूरत के हिसाब से, समाज व्यवस्था के हिसाब से आपको समय के साथ साथ अपने आप को चेंज करना चाहिए। जैसे जैसे व्यवस्था बनेगा वैसे वैसे आपको भी चेंज करना चाहिए। 1956 में 5 लाख मतलब बहुत बड़ी बात थी। आज के रेट में 5 लाख एक रिजनेबल लग रहा है। 50 लाख ठीक ठाक लग रहा है, एकदम ठीक ठाक है। 50 लाख का फाइन मतलब अच्छा खासा फाइन है। डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, आपको 1 साल तक का जेल हो सकता है विद मिनिमम 50,000 रुपीज का फाइन एंड मैक्सिमम 3 लाख का फाइन, या फिर आपको दोनों हो सकता है। दोनों मतलब जेल भी हो जाएगा और फाइन भी हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, बोला था भूल गया मैं फिर से। वो लिस्ट में ना आपको पूरा का पूरा फाइन का लिस्ट दे दूंगा कि क्या गलती करने से क्या फाइन लगता है, ठीक है। पूरा कंपनी लॉ का क्या गलती किस किस केस में किस कौन से केसेस में क्या होता है, प्रोस्पेक्टस दूसरा और भी जो चैप्टर्स है डिविडेंड वगैरह हर एक केस में, ठीक है, कि कब कब क्या फाइन लग जाता है। मैं आप लोगों को शायद शेयर करने वाला हूँ, रुको मुझे याद दिला देना थोड़ा सा व्हाट्सएप करके। पेमेंट ऑफ कमीशन के बारे में क्या बोलता है? एक कंपनी में पे कमीशन टू एनी पर्सन इन कनेक्शन विद द सब्सक्रिप्शन टू इट्स सिक्योरिटीज सब्जेक्ट टू इट्स प्रिस्क्राइब कंडीशंस। कंपनी को मार्केट से पैसा रेज करने के जो रेज करने का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर्टिकुलर मुद्दे पे कंपनी मार्केट से जिसका भी हेल्प ले सकता है और कमीशन भी दे सकता है। रूल 13 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 प्रेस्क्राइब द फॉलोइंग, द पेमेंट ऑफ सच कमीशन शैल बी ऑथराइज्ड इन द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब ये कमीशन के बारे में कंपनी को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोलना पड़ेगा। अगर एओए में नहीं बोला है तो कंपनी नहीं कर सकता। आप लोगों को मैंने पहले एओए के बारे में बोला, ठीक है, डिटेल्स में भी बोला, नॉर्मल में भी बोला। जो लोग डिटेल्स एओए पढ़े हो एमओए पढ़े हो उनको तो पूरा पता है एओए क्या है और एमओए क्या है। एमओए मतलब कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन और एओए मतलब कंपनी का रूल बुक, ठीक है। तो ये रूल बुक में बोलना चाहिए। The commission may be paid out of the proceeds of the issue of the profit. The commission may be paid out of the proceeds of the issue of the profit or company or both. ठीक है, कंपनी कमीशन कहाँ से देगा? प्रॉफिट से देगा, ठीक है। प्रॉफिट जो इशू करेगा वहां से देगा। रेट ऑफ कमीशन सिस्टम है सर कुछ, ये जो कमीशन का बात कर रहे हैं इसका भी कुछ सिस्टम है। ये देखो सर, जैसे यहाँ पर अगर आप बारबेक्यू नेशंस को देखते हो, बारबेक्यू नेशंस, एक सेकेंड कहाँ चला गया, मार्केट से पैसा रेज करने के लिए इस सब कंपनीज का हेल्प ले रहा है। बुक रनिंग लीड मैनेजर्स, हाँ सर, जो जो जिसको हम लोग मार्चेंट बैंकर भी बोलते हैं, एडेलवीज कैपिटल, आईआईएफएल, जफरीज, एसबीआई कैपिटल, इनके थ्रू से ये मार्केट से अपना 60 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ का मनी उठा रहा था। 600 मिलियन मतलब 60 करोड़ का मनी उठा रहा था, तो इसके बदले इनको कमीशन भी देगा। अब ये बुक रनिंग लीड मैनेजर क्या करता है? बुक रनिंग लीड मैनेजर क्या करेगा सर? ये लोग क्या करता है? ये लोग बेसिकली मार्केट से पैसा उठाने का हेल्प करता है, ठीक है। बदले में क्या लेता है? कमीशन लेता है, बदले में कमीशन लेता है। तो कमीशन का एक सिस्टम है, मन मर्जी नहीं। शेयर के केस में शैल नॉट एक्सीड, शेयर के केस में शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द प्राइस एट विच द शेयर्स आर इशूड, ठीक है। जिस दाम पे शेयर इशू हो रहा है उसके 5% से ज्यादा दाम नहीं जा सकते। अगर डिबेंचर हो गया तो, डिबेंचर हो गया तो, या मतलब बॉन्ड डिबेंचर हो गया तो 2.5% ऑफ द प्राइस एट विच द डिबेंचर्स आर इशूड। रेट ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल, या फिर जिस रेट में आर्टिकल में बोला हुआ है। अगर आर्टिकल में कुछ और बोला हुआ है तो वो देखा जाएगा, बट इन दोनों में से जो कम है, विच एवर इज लेस, इसका भी सेम टू सेम एज स्पेसिफाइड इन द कंपनीज आर्टिकल, विच एवर इज लेस। तो कंपनी अपने मार्केट से डिबेंचर इशू करे, जैसे कि एसबीआई डिबेंचर इशू कर रहा था, मैं आप लोगों को दिखाया था, याद है सर, एसबीआई कार्ड,
एसबीआई कार्ड का डिवेंचर इशू का कहानी बताया था आप लोगों को? अरे नहीं दिखाया था क्या? अरे दिखाया था, तुम लोग भूल जाते हो। है सर। ये देखो, एसबीआई कार्ड टू रेज 2000 crore थ्रू एनसीडी. एनसीडी मींस नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर. द बॉन्ड पर कूपन रेट इज 5.9% पर एनम. एसबीआई कार्ड सेट. बोला था आप लोगों को मैं, एसबीआई कार्ड रिसेंटली, ये घटना रिसेंटली हुआ है, मुझे याद आ गया इसलिए मैंने आप लोगों को बोला. The funds will be raised in one or more tranches over a period of time. SBI card said the bond will be listed in wholesale debit market segment of BSE of the company. जो बॉन्ड है ये रेज कर रहा है, ये यही बॉन्ड, मतलब एक्चुअली देखो एसबीआई एनसीडी जो इशू कर रहा है ना, ये बॉन्ड बीएसई से हम लोग भी खरीद सकते हैं, मतलब पब्लिक भी उसमें पैसा दे सकता है, ले सकता है. इस बीएसई के बॉन्ड सेट में उसको सेगमेंट में रखा गया है. एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस ऑन फ्राइडे से इट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव टू रेज 2000 crore मार्केट से उठाएगा. लेकिन उसका उठाने का क्या मतलब इशू ऑफ सिक्योरिटीज क्या है? नॉट इक्विटी, इट्स इज अ बॉन्ड. ओके, तो इस तरह से कंपनी मार्केट से उठाते हैं. और जब भी मार्केट से उठाने जाएगा, आप भी मार्केट से कंपनी का डिवेंचर उठा सकते हो. मैंने आप लोगों को एनएससी के साइड में जाके भी दिखाया था. आप एनएससी से भी खरीदो, बीएससी से भी खरीदो. जैसे हम लोग शेयर खरीद सकते हैं वैसे हम लोग डिवेंचर भी खरीद सकते हैं. जैसे रिसेंटली मार्केट में सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड आया, आप लोगों के पास खबर है सर? सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड खबर है आप लोगों के पास? ये सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड मार्केट में इशू हुआ, ठीक है. ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू से भी आप लोग ले सकते हो. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑनलाइन साइट से भी आप लोग ले सकते हो. इसका रेट क्या दिया मैं बताता हूँ आपको. सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई इशू करता है सर. The subscription of the first tranches of sovereign gold bond scheme will close on Friday. Launched in 2015, the sovereign gold bonds denominated in grams of gold, introduced in 2015. The gold bond scheme is one of the popular investment option thanks to additional returns. Reserve Bank of India fixed the issue 4,777 per gram. The interest on the bond is 2.50% per annum. इस बॉन्ड पे आपको पर एनम 2.5% करके इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, जो बॉन्ड है. सर सर 2.5% तो कम हो गया. अरे सर आपको गोल्ड भी तो मिल रहा है. गोल्ड का वैल्यू समय के साथ साथ आप गोल्ड मतलब आप बेसिकली फिजिकल गोल्ड घर पे ना रख के मतलब ऑनलाइन मोड पे अपना गोल्ड रख रहे हो. बॉन्ड का मतलब वो गोल्ड ही है, बट आपके घर में ना रख के आप उसको फिजिकली मतलब वर्चुअली रख रहे हो. ठीक है, किसके पास? गवर्नमेंट के पास. ठीक है, जिनको स्टॉक मार्केट समझ नहीं आता. ऑब्वियसली ये 2.5% जो लोग स्टॉक मार्केट समझता है वो तो सर क्या बोले, वो तो 2 दिन में कमाएगा, 2 दिन में कमाएगा. जैसे मैं आप लोगों को अगर एक चीज बताऊं, जैसे लास्ट दिन में ये आपका बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में डीमार्ट के बारे में बात कर रहा था. डीमार्ट के बारे में बात कर रहा था. जो लोग स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत कनेक्टेड है शायद खबर देखे होंगे. डीमार्ट 5 दिन मतलब मैं सैटरडे को बोला था, सैटरडे को मैंने क्लास में इसका पूरा केस स्टडीज किया. इंगी याद आ रहा है तुम्हें? हाँ सर. हाँ देखो सर, सैटरडे को क्या दाम चल रहा था? 2800 का. सैटरडे मतलब जस्ट लास्ट सैटरडे, मतलब ये जो सैटरडे गया अभी भी सैटरडे आया नहीं. देखो सर, सैटरडे से दूसरा सैटरडे नहीं आया. 2800 से एक शेयर 3035 तक चला गया, मतलब 200 रुपीज विद इन 1 वीक. वीक भी पूरा नहीं हुआ अभी तक, 5 दिन में. तो जो लोग स्टॉक मार्केट समझते हैं, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग सर, जो लोग स्टॉक मार्केट का नॉलेज रखता है वो लोग बोलेगा सर 2.5% से क्या है. लेकिन फिर भी अपना पोर्टफोलियो को अगर कोई स्प्रेड करना चाहे तो कर सकता है ना, कि थोड़ा बहुत इक्विटी, थोड़ा बहुत बॉन्ड, थोड़ा बहुत गोल्ड भी ले सकता है, क्या प्रॉब्लम है. तो सर 2.50% आपको पर एनम इंटरेस्ट भी मिलेगा. इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड सेमी एनुअली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड लास्ट इंटरेस्ट विल बी पेड on maturity along with the principal. The interest is entirely taxable according to the applicable tax bracket. However, there is no tax deducted at source. TDS कुछ नहीं काटेगा आपका, लेकिन लास्ट में आपका कैपिटल गेन टैक्स काटेगा. मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड बॉन्ड शैल बी 1 ग्राम विद मैक्सिमम लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन. कितना है सर? 4 kg. एक बंदा एक साथ में 4 kg गोल्ड ले सकता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो वो भी 4 kg तक ही ले सकता है. एंड 20 kg फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज. वही जो ट्रस्ट या कोऑपरेटिव टाइप का होता है ना, वो लोग. इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग द लिमिट अप्लाइज टू द फर्स्ट एप्लीकेंट. सेंट्रल बैंक
क्लासिफाइड, मतलब आरबीआई ने बताया। द टेनर ऑफ द बॉन्ड 8 years, 8 साल का है। बोथ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन प्रोसीड्स विल बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट फर्निश्ड बाय द कस्टमर एट द टाइम ऑफ बाइंग द बॉन्ड। आरबीआई सेड द बैंक्स अलाउ अर्ली एनकैशमेंट और रिडेम्पशन ऑफ द बॉन्ड आफ्टर 5th year फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ कूपन पेमेंट डेट्स। 5 साल बाद आप चाहो तो इस बॉन्ड को तोड़ सकते हो, ठीक है। या आप किसी भी बैंक के साइड से, जैसे एसबीआई के साइड से, यहाँ पर बोल के रखा है कैसे खरीद सकते हो, सब कुछ बोल के रखा है। ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो पर ग्राम में 50 रुपीज का छूट देगा। ऑनलाइन पेमेंट मतलब क्या बोलते हैं सर, बेसिकली फंड, ऑनलाइन फंड थ्रू से अप्लाइंग ऑनलाइन पेमेंट, तो आपको पर ग्राम में 50 का छूट देगा, बोल के रखा है। चलो सर, ये क्यों बोल रहे हैं सर ये सब बातें? अरे सर कितना सारा चीजें है, डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है, सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड्स है। गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का इशू करने का एक तरीका है। गवर्नमेंट को पैसा का जरूरत होता है, पब्लिक से पैसा लेता है, हल्का हल्का इंटरेस्ट भरता है, और गवर्नमेंट अपना जरूरतें पूरा करता है। गवर्नमेंट अपना जरूरतें जो नीड है वो पूरा करते हैं। सर आप लोगों को मजा नहीं आता ये फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होके? हाँ सर, या बस मुझे मजा आता है और मैं ही बोलता रहता हूँ? आशय दादा, सर मैं कोशिश करता हूँ, अगर आप लोगों में से किसी से रोशनी को आता है, किसी को अगर मजा आ जाए तो अच्छा बात है सर। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, बिजनेस लेवल का स्टूडेंट हो, आप लोगों को मजा आना चाहिए सर, ऑब्वियसली मजा आना चाहिए। वो 3 इडियट्स का एक डायलॉग है ना सर, मुझे वो चीज सीरियसली, डायलॉग उससे पहले भी पता था, बट उस टाइम पे मैं कॉलेज डेज में होंगे शायद, या फिर उसके पहले होंगे। तो 3 इडियट्स में एक चीज बहुत बोलता था कि, क्या बोलता था कि पढ़ाई का मजा लेना चाहिए, बोलता था ना कि बड़ा अच्छा डायलॉग था कि एक्सेलेंस के पीछे भागो, कामयाबी के पीछे नहीं। हाँ सर, यही बोलता था ना, एक्सेलेंस के पीछे भागो, कामयाबी कामयाबी के पीछे नहीं। अगर एक्सेलेंस हो जाएगी तो कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आ जाएगी। तो दैट इज द थिंग। तो वही एंजॉयमेंट होना बहुत जरूरी है सर। मैं भी एज ए टीचर अभी सभी समय ढूंढता रहता हूँ कि पढ़ाने के टाइम पे मैं भी एंजॉय करूँ, और मैं भी ये अपने स्टूडेंट से भी ये उम्मीद रखने का कोशिश करता हूँ कि वो भी पढ़ने के टाइम पे एंजॉय करे, तभी जाके आपका पढ़ाई भी कंप्लीशन स्टेज में रहेगा, और मेरा पढ़ाना भी एक कंप्लीशन स्टेज में रहेगा, और वो भी एक एक दिन को हम लोग सक्सेसफुल बना सकते हैं, एक एक दिन को। ओके सर, ठीक है सर, ज्ञान ना दो। अच्छा ठीक है, नो ज्ञान, नो मोर ज्ञान सर, ठीक है चलो। डिस्क्लोजर ऑफ द पर्टिकुलर्स इन प्रोस्पेक्टस। Disclosure in the particulars in prospectus. The prospectus of the company shall disclose the following particulars. जैसे कि the name of the underwriters. मैंने आपको अभी बोला ना सर, underwriter मतलब who is underwriter सर? ये लोग कौन है? बुक रनिंग लीड मैनेजर मतलब अंडरराइटर। ये लोग मार्केट से कंपनी को पैसा रेज करके देखा, जैसे इसका केस में ये लोग हो गया। अगर आप हिरनबर्ग का देख लो, लास्ट दिन में जोमेटो का भी दिखाया था आप लोगों को। हिरनबर्ग का कौन कौन है? थोड़ा कम अमाउंट है हिरनबर्ग का। एम के ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस, और क्या है, बी एंड के सिक्योरिटीज, ये दोनों। बिग शेयर सर्विस प्राइवेट, ये तो रजिस्टर है, ये बुक रनिंग लीड मैनेजर है। तो ये जो अंडर राइटर्स है, ये जो अंडर राइटर्स है, ये अंडर राइटर्स को, अंडर राइटर्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा। कहाँ पर? प्रोस्पेक्टस में। और मैंने आपको कहाँ दिखाया? प्रोस्पेक्टस ही तो दिखाया। हाँ सर, जो भी बोल रहे हैं वो तो दिख भी रहा है। वेरी गुड सर। द रेट एंड अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू द अंडरराइटर, ये भी आपको अंदर बताना पड़ेगा। द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज व्हिच इज टू बी अंडररिटन और सब्सक्राइब्ड बाय द अंडरराइटर एब्सोल्युटली और कंडीशनली, व्हेन नो कमीशन इज टू बी पेड। There shall not be paid commission to any underwriter on securities which are not offered of the public for subscription. अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन पे नहीं जा रहा है तो फिर अंडरराइटर को कोई कमीशन जरूरी नहीं है। कॉपी ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन टू बी डिलीवर्ड टू द रजिस्टर, रजिस्टर को आपको भेजना पड़ेगा। कौन है रजिस्टर? जैसे देखो यहाँ पर, ये कौन है सर? रजिस्टर्ड ऑफ द ऑफर कौन देख रहे हैं सर आप लोग? ये आरओसी में जमा करेगा। लिंक टाइम, ये रजिस्टर का काम कर रहा है सर, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट। ये लोग भी एनआईएसएम के थ्रू से ही सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेके काम करते हैं। दिखाई दे रहा है सर? सभी के पास देखो सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फाइनेंशियल सर्विस देने के लिए भी सेबी रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है। एनआईएसएम से एग्जाम देके लाइसेंस भी लेना पड़ता है। ऐसे से लिंक टाइम भी रजिस्टर एजेंट का काम कर रहा है। तो रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट का काम कर रहा है। इनके थ्रू से इनको क्या करना होगा, इनका सारा का सारा डिटेल्स इनके पास भेजना होगा, और वो क्या करेगा, आरओसी में देगा। समझ में आ रहा है ना सर? आरओसी मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ओके। कॉपी ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्टर, वो तो मैं बताया अभी। एक एग्जांपल है, देखते हैं।
एग्जाम्पल थोड़ा खुद ही पढ़ लिया करो आप लोग। ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी विच वांटेड टू रेज फंड्स थ्रू पब्लिक issue of shares had applied for listing of its shares in 3 recognized stock exchange. However, only 2 exchange had given permission for listing. मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इक्विटी इशू करना चाहता है तो कैलकाटा ने परमिशन नहीं दिया, रिकॉग्नाइज है बट परमिशन नहीं दिया, लेकिन बीएसई एनएसई ने दिया। कैन कंपनी प्रोसीड विद द पब्लिक ऑफर? According to section 40 subsection 1 of the Companies Act section 13, every company making a public offer of shares shall, before making such offer, make an obtain application to the one or more recognized stock exchange or exchanges and obtain permission for the securities to be dealt within stock exchange or exchanges. As per section 40 subsection 2, where a prospectus states that an application has been made, such prospectus shall also state the name of the stock exchange in which securities shall be dealt with. मतलब बीएसई है तो बीएसई बोलो, एनएसई है तो एनएसई बोलो, दोनों है तो दोनों बोलो. From the above, it is clear that not only the company has to apply for the listing of the securities at recognized stock exchange, but also obtain permission thereof before making public offer. सिर्फ लिस्टेड ही नहीं करना है, आपको परमिशन भी देना है पब्लिक ऑफर करने से पहले। किसका? एक्सचेंज का परमिशन चाहिए। तो फिर इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजंस, द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड विद द पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स बिफोर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी अप्रूवल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब आपको उसका परमिशन भी चाहिए। ठीक है, इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजंस द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड विद द पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स बिफोर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। आप सिर्फ लिस्टेड करने से ही नहीं होगा, आपको क्या होगा सर? अप्रूवल भी चाहिए। तो जब तक आप कंपनी का क्वेश्चन समझ में आ गया ना सर? पब्लिक लिमिटेड कंपनी वांटेड टू रेज फंड्स थ्रू पब्लिक एक्सचेंज, इशू ऑफ शेयर्स एंड अप्लाइड फॉर लिस्टिंग। सिर्फ लिस्टेशन में नहीं होगा, आपको उनका अप्रूवल भी चाहिए कि मैं मार्केट से पैसा रेज करना चाहता हूँ। उसका अप्रूवल जब तक एक्सचेंज आपको नहीं देता तब तक आप ये काम कर नहीं सकते। तो सिंपल बात है। हाउएवर ओनली 2 एक्सचेंज हैड गिवन परमिशन फॉर लिस्टिंग, कैन द कंपनी प्रोसीड विद द पब्लिक ऑफर? अब लिस्टेड करो फिर पब्लिक ऑफर के लिए अलग से अप्रूवल लो। पहले लिस्टिंग तो हो जाए, फिर पब्लिक ऑफर पे अप्रूवल तो मिल जाए, उसके बाद आप मार्केट से पैसा रेज कर सकते हो। समझ में आया सर? ऐसे देखने में लग रहा था कहाँ इसमें क्या बड़ी बात है, बट अल्टीमेटली आपका आंसर ना हो गया सर। आपका आंसर क्वेश्चन का जवाब नेगेटिव हो गया। द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड विद द पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स बिफोर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आया? हाँ सर, हाँ। समझ में? ओके सर। The board of directors of a company decide to pay 5% of the issue price of shares as underwriting commission to the underwriters. Underwriters मतलब आप लोग समझ गए। However, the article of association of company permit only 3% commission. The board of directors further decide to pay the commission out of the proceed of the share capital. Are the decision taken by the board of directors valid under the Companies Act 2013? हाँ सर, क्या वैलिड है ये? देख लो सर। Under Rule 13 of the Companies Prospectus and Allotment of Securities Rule 2014, the rate of commission paid, ऐसे तो 5 और 3 में जो कम है वो होना चाहिए ना सर? 5%। हाँ सर, 5% director ने डिक्लेयर किया और the price at which share are issued or a rate authorized by the article whichever is less। तो 5 और 3 में तो less 3 ही है। The same rule allows the commission to be paid out of the proceed of the issue or the profit of the company or both. Therefore, the decision of the board of directors to pay 5% commission to the underwriters is invalid since the same cannot exceed with the rate which is permitted by the article, because article में 3% बोला है, तो director 5% दे सकता है क्या? नो सर, आर्टिकल में जो लिखा है वही होगा। आर्टिकल बड़ा कि डायरेक्टर बड़ा? आर्टिकल बड़ा। एक्चुअली रूल क्या है कि 5% और 3% जो लेस है वो होगा। ऐसा बात नहीं कि आर्टिकल भी हो सकता था। अगर आर्टिकल में ज्यादा बोला होता, डायरेक्टर 5% बोलता तो कम वाला लेते। अभी तो रूल पढ़ के आए ना, जो लेस होगा। However, the decisions to pay commission out of the proceeds of the share issue is valid provided it is paid at the rate authorized by the article. However, the decision to pay commission out of the proceeds of the share issue is valid provided it is paid at the rate authorized by the article. अगर as per article होता है तो। लेकिन 5 और 3 में अगर बात करें तो 5 वैलिड नहीं है, 3 वैलिड है। तो ये डायरेक्टर का कहना सही नहीं है। बस यही तो है। ओके सर, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी। ठीक है सर, लिस्टेशन समझ में आ गया? स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्टेड करने के लिए क्या क्या गुल खिलाना पड़ता है? ओ सर बोलो। हाँ सर। ओके सर।
अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी में अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट? मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट पे बात कर ले एक बार। अलॉटमेंट क्या है? अलॉटमेंट क्या है? अलॉटमेंट मीन्स, जैसे कि अगर मैं इसको सिंपल बोलूँ कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर में अप्लाई करोगे ना, जैसे दिखाता हूँ मैं, जैसे मानो कि मेरा जीरोधा के साथ कनेक्शन है, और एक है अपस्टॉक्स में, एक है आईसीआईसीआई के साथ भी है। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है तो इसके थ्रू से सपोज मानो कि आप इस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पर अप्लाई करते हो, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई करते हो, देखो ये वन ऑफ माई अकाउंट ओपन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद, ठीक है, अभी एप्लीकेशंस में और नहीं जाते ना सर, बात समझना है हम लोगों को। तो अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन दे दिया, कंपनी ने इशू किया था, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब एप्लीकेशन में जितना अमाउंट था वो जमा करने के बाद हमें क्या करना होगा? अलॉटमेंट का टाइम आएगा। मोटा मोटी 1 हफ्ता का टाइम लगता है एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में। मतलब अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेशन तो बहुत लोग डाला है, क्या सभी को मिल जाएगा? अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो, अगर प्रॉपर सब्सक्रिप्शन होता है तो सभी को मिल जाएगा, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो सबको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो फिर किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये तो डिसाइड करना है। तो बेसिकली अलॉटमेंट मींस एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रीवियसली अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल ऑफ ए कंपनी। कंपनी का जो कैपिटल आया है वो शेयर को सभी के बीच में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ शेयर टू ए पर्सन till the allotment. As such the shares do not exist, it is an allotment that the shares come into existence. जब तक अलॉटमेंट नहीं हो रहा था, एज सच शेयर्स डू नॉट एग्जिस्ट, जब तक अलॉटमेंट नहीं होता शेयर है ही नहीं किसी के पास। ऑन अलॉटमेंट इट इज ऑन अलॉटमेंट दैट द शेयर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। शेयर तभी आपके नाम पे होगा, शेयर होल्डर के नाम पे होगा, किसी पर्सन के नाम पे, किसी कंपनी के नाम पे तभी होगा जब अलॉटमेंट होगा। इनफैक्ट विद द सेंडिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स द कंपनी स्टार्ट्स the process of allotment, and it is nothing but acceptance of offer made by the applicants of securities. वही बात बहुत बार ऐसे भी होते हैं सर, बड़ी बड़ी कंपनीज के केस में जिनका बहुत ज्यादा मतलब क्या बोले सर, बिजनेस में बहुत ज्यादा दम दिख, जैसे कि डीमार्ट, मतलब इतना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, मतलब जब 2016-17 में लिस्टेड हुआ था 300 का प्राइस था, एप्लीकेशन प्राइस था 300, मतलब आईपीओ प्राइस था 300, लिस्टेड हुआ था 600 के आसपास, और उसके बाद लास्ट 4-5 साल में यू कैन सी इट हियर। एक कंपनी रिसेंट ट्रेंड में मुझे याद आ रहा है, हैप्पीएस्ट माइंड बोल के, ये भी डबल दाम पे लिस्टेड हुआ था, मतलब 1 साल हार्डली 1 ईयर हुआ होगा इसका। ये देखो सर, हाँ 18 सितंबर तब लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर देख रहे हो सर, 358 में लिस्टेड हुआ था, शेयर का दाम था करीब 150 के आसपास। टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, बैंगलोर वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह का कंपनी के क्या है ना, बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होने से ऐसे दाम बढ़ जाता है। और भी रीजंस है, बट ये वन ऑफ द रीजंस, डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई बहुत कम, ठीक है। तो क्या होता है सर, सबको मिलता नहीं है, तो फिर उसको नेक्स्ट के लिए, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड में हम लोगों ने बोला था कि ठीक है आप बाद में भी खरीदोगे तो भी चलेगा। इवन मैं 368 में भी लोगों को बोला था कि आप लोग खरीद लो, और देखो सर आज 360 में के बाद भी अगर कोई खरीदता है तो उसका भी 1 साल में पैसा, 1 साल ही हुआ सर, 1 साल ही हुआ, 1 साल ही हुआ, 1 साल में भी पैसा डबल से ज्यादा आ गया। एक आया था कैम्स बोल के, एक आईपीओ आया था, इसका बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ था, बट फिर भी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था। ये कंपनी म्यूचुअल फंड का ट्रांसफर एजेंट का काम करता है, मतलब म्यूचुअल फंड का जो भी अकाउंट वगैरह है ना, इसको मैनेज करने का काम करता है। ये शेयर करीब 1400 में लिस्टेड हुआ था, 1400 में लिस्टेड हुआ था। इसके बारे में देखो सर, देख रहे हैं सर, मार्केट में प्राइस था 1200, मार्केट में प्राइस था 1200, लिस्टेड हुआ था 1400, मतलब जिस 200 रुपया ज्यादा दाम पे लिस्टेड हुआ था, सब्सक्रिप्शन बहुत हाई हुआ था। मैंने सब्सक्रिप्शन में अप्लाई किया था, मुझे नहीं मिला था, बाद में लिया था। आज देखो सर, देख रहे हैं सर, डबल हो गया, 1 साल भी नहीं हुआ प्रॉपरली। आई थिंक रोशनी, रोशनी को याद होगा, प्रिया नहीं है, रोशनी को याद होगा, याद आ रहा है ना, ये सब बातें क्लास में हम लोग कर रहे थे। हाँ लास्ट ईयर स्टॉक मार्केट क्लास में हो रहा था। वेरी गुड सर, देखो सर कहाँ से कहाँ आ गए देखते देखते। मतलब इससे एक चीज प्रूव हो रहा है कि हम लोग का एनालिसिस बड़ा पॉजिटिव साइड में चल रहा है। क्या रे रोशनी? दादा चलो सर, आप लोग अच्छे से सीखोगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा।
भगवान करे सब कुछ ऐसे ही आप लोग सीखते जाओ। ओके सर, अब शेयर मार्केट का लॉ का बात हो रहा है सर, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में शेयर का भी बात हो जाएगा, लेकिन बात समझो सर, अलॉटमेंट का बात कर रहा था, तो मुझे अलॉटमेंट में नहीं मिला था, मैंने कैंप्स में भी अप्लाई किया था और इसमें भी क्या बोलते हैं हैप्पीएस्ट माइंड में भी अप्लाई किया था, मेरे को दोनों केस में नहीं मिला, वहां पर थोड़ा सा लॉटरी होता है, लेकिन आप बाद में भी ले सकते हो, हाँ थोड़ा मिसिंग होगा, लेकिन बाद में भी आप ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा मिसिंग होगा पर बाद में मतलब थोड़ा सा लॉस, मतलब लॉस नहीं बोलेंगे, थोड़ा गेन कम होगा, बट अगेन अगर किसी को 1400 में मिला वो भी आज 2400 में है, उसका भी 1000 का गेन है, जिसने 1200 में ली वो डबल में है, तो कोई बात नहीं सर, गेन तो गेन ही है, थोड़ा सा 100-200 में क्या चला जाता है जब गेन इतना बड़ा हो तो। एक कंपनी और एक था SBI कार्ड, इसका भी ये तो लास्ट ईयर लॉकडाउन के टाइम पे आ गया था, नहीं तो इसका और बहुत मतलब लास्ट ईयर लॉकडाउन बुलाया और ये SBI का SBI कार्ड का शेयर आया, इसका अलॉटमेंट मुझे मिला था, इसका अलॉटमेंट मुझे मिला था, इसका एक प्रॉब्लम अलग हो गया था, इसका क्या प्रॉब्लम हो गया था, एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, अलॉटमेंट में मुझे मिला था और मैंने जिनको जिनको बोला था किसी को मिला था किसी को नहीं मिला था, लेकिन पॉइंट ये था कि जो लोग एप्लीकेशन के बाद, मुझे याद है रोशनी मोहितोस ने बाद में लिया था मोस्ट प्रोबेबली, मतलब एप्लीकेशन में वो नहीं लिया था, वो बाद अभी भी है ना, হ্যাঁ ভালো প্রফিট আছে। हाँ तो क्यों नहीं रहेगा, तो मोहितस मेरे को बोल रहा है कि दादा आपको तो अलॉटमेंट में मिल गया मैं तो अलॉटमेंट के बाद लिया, मैं आपको कहानी बताता हूँ क्या हुआ था, ये देखो सर, जस्ट 1 ईयर बैक, जस्ट 1 ईयर बैक चले जाओ, 2020 लिस्टेड हुआ था अप्रोक्स 700 समथिंग में, लिस्टेड हुआ था 755 समथिंग में, 755 समथिंग ये इसका लिस्टेशन प्राइस था SBI कार्ड का, यहाँ पर थोड़ा डेटा मिसिंग हो रहा है, कुछ तो मिसिंग है, 755 में IPO आया था, फिर लिस्टेशन के बाद आप देख रहे हैं सर कैसे धड़ाधड़ नीचे गिरा, अच्छा 750 में लिस्टेड होने के बाद ये 1000 के आसपास भी दाम पे लिस्टेड हो गया था, आप समझ रहे हो, मतलब गेन हो गया था, 750 से 1000 में चला गया था, फिर ये कैसे गिरना चालू हुआ देखो, 500 में आ गया था, तो बहुत लोग सर इस टाइम पे लिए, जैसे मोहितो से ऐसे टाइम पे लिया था, लेकिन इसका मेन रीजन 730 में लिया था, और भी कोई सुमित वगैरह कुछ था सर, वो लोग 560 में लिया था, ठीक है क्योंकि उसका मेन रीजन ये था लॉकडाउन, अचानक लॉकडाउन जो स्टॉक का प्राइस को एकदम गिरा दिया था, बिकॉज बहुत ज्यादा मूवमेंट में सेल आ गया था, तो वो लोग सेकेंडरी मार्केट में लिया था, लेकिन जैसे मैं अलॉटमेंट में मैं लिया था, लेकिन अलॉटमेंट मेरे से भी ज्यादा सस्ता में और भी बाकी लोगों ने लिया, तो वो अलग बात सर, अलॉटमेंट के बाद भी कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन ये तो लॉकडाउन के कारण ऐसा हुआ था, अदरवाइज सर ये नीचे नहीं गिरता, ये और आगे चला जाता, जो भी हो आज भी गेन में है, अगर किसी ने 700 में भी लिया था तो भी वो आज 300 के पर शेयर में प्रॉफिट में है, तो ये भी क्या खराब बात है सर, ये भी बहुत अच्छा बात, तो आई होप सर आप लोग स्टोरी समझ रहे हो ना सर, कि अलॉटमेंट का कहानी क्या है, कि फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन करने के बाद जब आपको शेयर मिलता है दैट इज अलॉटमेंट, जिनको एप्लीकेशन जमा करने के बाद जब दिया जाता है, और जब अलॉटमेंट में नहीं मिलता तो क्या आप शेयर नहीं खरीद सकते, यस यू कैन बाय, बट दैट इज ऑन सेकेंडरी मार्केट, और ये अलॉटमेंट का केस कब होता है, ये प्राइमरी मार्केट का खेल है, ये प्राइमरी मार्केट का खेल है, एक बार मार्केट में लिस्टेड हो जाए, लिस्टेड हो जाने के बाद जब कोई खरीदता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, अरे प्रियोतमा समझ में आ रहा है ना, हाँ सर। तथा क्लियर है ना, प्रीति विशाल बोलो क्लियर है सबको, हाँ सर। विशाल विशाल आवाज, विशाल एकदम आवाज पे अच्छी ना, Yes, sir. okay sir, legal provisions governing allotment, legal provisions governing allotment, section 39 contains provision in respect of allotment of securities when there is a public offer, further the company's prospect, ठीक है ये important है, देखो आगे देखते हैं, receipt of minimum amount is a must, no allotment of any securities of a company offered to the public for subscription shall be made unless the amount stated in the prospectus as the minimum amount has been subscribed, and the sums payable on application for the amounts so stated have been paid to and received by the company by check or other instrument, आजकल ऑनलाइन फंड ट्रांसफर में हो जाता है, the prospectus must state the minimum amount to be subscribed, जैसे क्या होता है ना, ये लॉट में होता है, आपको मिनिमम 1 लॉट लेना पड़ता है, ठीक है, मिनिमम जो होता है सर एक लॉट
15,000, 14-15,000 के रेंज में होता है। 13, 14, 15 ये मतलब ज्यादा पॉपुलर है। एक एक लॉट का टोटल वैल्यू, उसके अंदर आपको डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेयर के आईपीओ प्राइस के साथ नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड करके जितना होगा। मोटा मोटी एक लॉट 15,000, 17,000, 20,000 के अंदर आ जाएगा, ऐसा होता है सर। सेकेंडरी मार्केट से आप सिंगल शेयर खरीद सकते हो, मतलब अलॉट एप्लीकेशन में पाने के लिए अगर किसी को एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन में लेना था तो उसको अलॉट मतलब उसको अलॉटमेंट में लेना था तो लॉट में लेना था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए था, एक लॉट, मिनिमम एक लॉट, ठीक है। मिनिमम एक, मैक्सिमम 4-5 तक मिल जाता है। बट सर इसका मतलब ये नहीं कि जो ज्यादा अप्लाई करेगा उसको ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। सेबी सेबी अलॉटमेंट का काम करते हैं तो सेबी ये एश्योरेंस देता है कि भाई मैक्सिमम लोगों को मिले, ठीक है। और अगर किसी को सर बाद में एक शेयर खरीदना है, हाँ सर वो भी खरीद सकता है, सिंगल शेयर भी खरीद सकता है। कब? सेकेंडरी मार्केट में। जैसे मोहितोष ने बाद में लिया था तो वो बाद में अगर एक शेयर ले या 100 शेयर ले फर्क नहीं पड़ता। बट जब आप एप्लीकेशन में लोगे तो आपको लॉट में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा सर? लॉट में लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, ये देखो सर, हाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है अभी तक सर, ये सब आ नहीं रहा है बिकॉज आप समझ रहे हो ना, मार्केट सिनेरियो अच्छा नहीं है, ये लोग आने वाला है लेकिन डेट अनाउंस नहीं कर रहा है बिकॉज मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में जा रहा है बहुत ज्यादा, तो इसलिए ये लोग अभी भी रिलीज नहीं कर रहा है सेबी। देखो सर यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी दिख रहा होगा आप लोगों को, प्राइस रेंज भी दिख रहा है, ये सब दिखाई देगा, जब आ जाएगा तब दिखाई देगा। ये देखो सर, दिखाई दे रहा है पावर ग्रिड 99 से 100 के बीच में, मिनिमम क्वांटिटी 1100, इसी में लेना पड़ा जिसको भी लेना पड़ा। मैक्रोटेक, बारबेक्यू नेशंस, दाम भी है, प्राइस रेंज भी है और मिनिमम क्वांटिटी भी है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस, एसबीआई कार्ड भी इधर होगा जिसके बारे में हम लोग, स्कैम्स 1229 से 1230 के बीच में आया था, मिनिमम 12 शेयर लेना होना था। एसबीआई कार्ड देख रहे हैं सर, मिनिमम 19 शेयर्स लेना था, मिनिमम 19 शेयर्स लेना था, 750 से 755 एक एक शेयर का प्राइस था। तो इसके बीच में कोई भी एक दाम होगा, इसको बोलते हैं बैंड प्राइस, और प्राइसिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन जरूरी है, वही बात तो यहाँ पर लॉ में भी बोल रहे हैं आप लोग। इसीलिए मैं बोल रहा था ना सर, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है वो लॉ को भी समझ जाएगा, वो लॉ को भी समझ जाएगा, जो प्रैक्टिकली समझेगा वो लॉ को भी समझेगा। अदरवाइज सर ये सिर्फ थ्योरी बन के रह जाता है। Quantum of amount payable on application. The amount payable on application on every security shall not less than 5% of the nominal amount of the security or such other percentage or amount as may be specified by the concert. SEBI. Consequently, minimum amount is not subscribed. अगर minimum amount subscribe नहीं होता है तो क्या होगा? If the stated minimum amount has not been subscribed and the sum payable on application is not received within a period of 30 days, within a period of 30 days from the date of issue of prospectus, from the date of issue of prospectus or such other period as may be specified by con SEBI, the amount received under subsection 1 shall be returned within such time and manner as may be prescribed. अगर मिनिमम अमाउंट सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, कंपनी ने जितना मांगा था तो कंपनी को सारा का सारा पैसा क्या करना पड़ेगा सर? रिटर्न दे देगा। अरे भाई मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब नहीं होगा तो रिटर्न दे देगा, समझे सर? रिफंड मिल जाएगा। जैसे मानो कि ऐसा नहीं होता, हाँ ऐसा नहीं होता कि हमने अप्लाई किया और मेरे को नहीं मिला शेयर तो क्या मेरा पैसा मार लेगा क्या? हाँ रोशनी, ऐसा तो नहीं होता है ना कि मैंने अप्लाई किया पावर ग्रिड पे, मेरे को शेयर नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला मुझे, तो क्या मेरा पैसा चला गया क्या? হ্যালো রশনি, শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ দাদা। আমি জিজ্ঞেস করছি কি मैंने अप्लाई किया पावर ग्रिड के आईपीओ में, ठीक है, लेकिन मुझे अलॉटमेंट नहीं किया तो फिर मेरा पैसा रिफंड हो जाएगा, यही होता है ना? হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা। मेरा पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा बैंक अकाउंट में। अगर मुझे नहीं मिलता है तो पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सर पैसा डूब जाएगा, अरे नहीं सर ऐसा नहीं होता है। सब कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी मान होता है सर। इन्वेस्टर्स आज के डेट में बहुत सेफ है। इंडियन स्टॉक मार्केट अपने आप को एक अलग ही लेवल पे लेके चला गया है, एकदम सर बहुत सेफ है। हाँ सर प्रॉब्लम तो हर चीज में रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग ये सब मैटर से काफी आगे उठ के आ गए हैं सर। रिफंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मनी, Rule 11 subsection 1 of the allotment of securities
mention that if the stated minimum amount has not been subscribed and the sum payable on application is not received within a period specified therein, then the application money shall be repaid within the period of 15 days from the closure of the issue of, and if such money is not so repaid within such period, 15 दिन के अंदर refund मिल जाएगा. The director of the company who are officers in default shall jointly and severally be liable to repay that money with the interest at the rate of 15% per annum. अगर रिफंड नहीं करेगा ना, सपोज मानो मैंने अप्लाई किया था बट कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, तो कंपनी को पूरा का पूरा अमाउंट सभी को रिप्लेस करना पड़ेगा, या फिर मेरे को अलॉटमेंट ही नहीं किया तो भी मुझे रिफंड करना पड़ेगा. अगर ऑफिसर डिफॉल्ट करता है तो उसको पेनल्टी किया जाएगा, ऑफिसर्स एंड जॉइंटली डायरेक्टर्स को भी 15% पर एनम के हिसाब से उनको वापस करना होगा. Which account is to be used for refund? According to Rule 11 subsection 2, the application money to be refunded shall be credited only to the bank account from which the subscription was remitted. जहां से आपने सब्सक्रिप्शन किया था उसी अकाउंट में होगा, दूसरा अकाउंट में नहीं होगा सर, दूसरा अकाउंट में नहीं होगा. सर अगर 15 दिन तक नहीं पेमेंट करता है तब? हाँ सर, बोले कि 15 डेज के विद इन पेमेंट नहीं करता है तब होगा, 1 साल का इंटरेस्ट देगा 15%. हाँ, मतलब 15 दिन के अंदर, मतलब आपको अलॉट नहीं किया या फिर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, तो उसको क्या करना होगा, सभी को पूरा का पूरा पैसा जो भी इन्वेस्ट किया था कंपनी के शेयर्स में सबको रिफंड देना होगा. अगर ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स जॉइंटली, अगर उसको जो भी ऑफिसर्स इसके काम के लिए थे उस पर्टिकुलर कंपनी का एंड सेबी का जो भी ऑफिसर्स थे, वो अगर रिफंड का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं करता 15 दिन के अंदर, तब जाके 15% का उनको फाइन के साथ रिफंड करना पड़ेगा. समझे? मतलब ये जो लोग रिफंड नहीं करेगा उनके लिए, कंपनी का जो ऑफिसर्स है, सेबी का जो ऑफिसर्स कनेक्टेड है, उनका काम. समझ में आया? हाँ सर. Return of allotment. Whenever a company having a share capital makes any allotment of securities, it shall file with the registers a return of allotment in such manner as may be prescribed. जब भी कंपनी शेयर कैपिटल लेता है, अलॉटमेंट करता है सिक्योरिटीज को, तो उसको रजिस्टर को बताना पड़ता है, ठीक है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, भाई इतना लोगों ने अलॉटमेंट लिया और उसका रिटर्न लो. रिटर्न मतलब फाइल करो कि भाई कौन कौन क्या क्या लिया, सारा का सारा. सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. तो टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, कितना दिन के अंदर रिटर्न फाइल कर देना चाहिए प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट सिक्योरिटी रूल के हिसाब से. Whenever a company having a share capital makes any allotment of its securities, the company shall within 30 days thereafter file with the register a return allotment in form PAS3. मतलब PAS मतलब prospectus and allotment of securities form 3 along with the fee as prescribed by the company's rule 2014. ठीक है, 30 दिन के अंदर. Details to be attached with PAS3. Rule 12 subsection 2 state करता है that there shall be attached to a form PAS3 a list of allottees stating their names, address, मतलब किसको किसको allotment हुआ है, इसका सारा का सारा डिटेल्स रहता है सर. BSE के साइड में, NSE के साइड में सब कुछ रहता है. List of allottees stating their name, address, occupation, if any, and number of securities allotted to each of the allottees, and the list shall be certified by the signatory of the form PAS3 as being complete and correct as per the record of the company. सब BSE NSE के साइड में डिटेल्स दिख जाता है सर. बहुत कुछ डेटा मेंटेन करना होता है सर. डेटाबेस मेंटेन करना ही तो लॉ का सबसे बड़ा खेल है. प्रूव नहीं कर पाओगे नहीं तो लीगली फंस जाएंगे. तभी तो सेबी आज इतना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है. क्यों इतना पावरफुल? हम लोग ऐसे बोलते हैं ना सर, करेंट जमाना डेटा का जमाना है. अब यही तो डेटा को मैनेज करने के लिए ही तो कंपनी चलता है, उसको मैनेज करने के लिए सेबी चलता है, नहीं तो मुश्किल बढ़ जाएगा. Attachment with PS3 when securities are issued for consideration other than cash. According to Rule 12 subsection 3, in case of securities not being bonus shares allotted as fully or partly paid off consideration other than cash, there shall be attached form PS3 में बताना होगा copy of the contract duly stamped pursuant to which the securities have been allotted together with any contract of sale if relating to a property or an asset or contract for service or other consideration. कैश बिना कोई दूसरा कंसिडरेशन होगा तो उसका डिटेल्स भी आपको PS3 में बताना चाहिए. यहीं पर अटैचमेंट विद PS3 व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिड्यूस्ड टू राइटिंग. ठीक है,
मतलब बेसिकली वही बोल रहे हैं कि PAS3 के साथ साथ आपको क्या क्या जोड़ना चाहिए। 12.4 बताते हैं कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट रेफर्ड इन सब क्लॉज 3 इज नॉट रिड्यूस्ड टू राइटिंग द कंपनी शैल फर्निश अलोंग विद फॉर्म PAS3 कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टैम्प्ड एंड स्टैम्प्ड ड्यूटी एज वुड बीन पेएबल। अटैचमेंट ऑफ रिपोर्ट टू रजिस्टर्ड वैल्यूअर, अटैचमेंट ऑफ रेजोल्यूशन इन केस ऑफ ए बोनस शेयर्स, जो भी करोगे सब कुछ बताओ रजिस्टर को, सिंपल बात है। अगर नहीं करते तो पनिशमेंट हो जाएगा। इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट अंडर सबसेक्शन 3 or subsection 4, the company and its officer who is in default shall be liable to penalty for each default or of 1000 rupees for each day, हर दिन का 1000 टका फाइन करेगा during which such default continues, जब तक आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू चलेगा, और 1 लाख रुपीज विच एवर इज लेस, या तो 1 लाख जो इनमें से कम होगा, पर डे 1000 जब तक आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू होता जाएगा, या फिर 1 लाख इनमें से जो कम रहेगा वो पनिशमेंट लग जाएगा अगर आप प्रॉपरली अटैचमेंट नहीं भरोगे, रजिस्टर के पास जमा नहीं करोगे, एवरीथिंग। पूरा का पूरा खेल को अगर थोड़ा समरी किया जाए तो ये रहा समरी। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब्ड, मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब होना चाहिए। एप्लीकेशन मनी हैव बीन पेड एंड रिसीव्ड बाय द कंपनी, ओके। एप्लीकेशन मनी शैल नॉट बी लेस देन दैट 5% ऑफ सच अदर परसेंटेज और अमाउंट एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। Application money shall not be less than 5% or such other percentage or amount as specified by SEBI। मतलब टोटल अमाउंट एप्लीकेशन मनी का मतलब टोटल अमाउंट से 5% से नहीं कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। shall not be less than 5%, अगर 100 रुपया है तो 5% मतलब क्या सर, 5 टका, मतलब 95 से कम नीचे नहीं जाना चाहिए। एप्लीकेशन शैल नॉट बी लेस देन 5% और सच अदर परसेंटेज और अमाउंट स्पेसिफाइड बाय सेबी, या तो 5% का हिसाब है या तो जो भी सेबी ने स्पेसिफाई करके दिया। मतलब इन सिंपल अगर नॉर्मली ये बहुत कहावत है 95% टोटल जितना वो एप्लीकेशन डाला है उसका 95% इशू हो जाना चाहिए, ये ज्यादा पॉपुलर बातें हैं, बट एक्चुअल रूल बताते हैं कि नॉट बी लेस देन 5% और सच अदर परसेंटेज स्पेसिफाइड बाय सेबी। मिनिमम अमाउंट नॉट सब्सक्राइब एंड एप्लीकेशन मनी नॉट रिसीव्ड, मिनिमम अमाउंट सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ या फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं हुआ तो फिर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस सच अदर पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द सेबी, अगर 30 दिन का बात है तो इस दिन, अगर सेबी ने कुछ और बोल के रखा है तो वो अमाउंट रिसीव्ड शैल बी रिटर्न विद इन 15 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। जैसे इशू क्लोजर हो जाएगा मतलब एक क्लोजर ऑफ इशू मतलब ये पूरा एप्लीकेशन जमा, प्रोस्पेक्टस इशू करना, एप्लीकेशन मनी जमा होना, अलॉटमेंट करना, सारा का सारा खेल कंप्लीट होने के बाद क्लोजर होगा। क्लोजर के 15 दिन के अंदर आपको पूरा का पूरा वापस कर देना पड़ेगा। Where company makes an allotment of securities, shall file a return of allotment with 30 days to the register। अगर अलॉटमेंट हो गया तो 30 दिन के अंदर रजिस्टर को बता दो कि अलॉटमेंट में जो भी हुआ है। अगर नहीं होता है तो जो भी डिफॉल्ट होता है 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से ऑफिसर इन डिफॉल्ट जब तक कंटिन्यू रहेगा तब तक का 1 लाख या फिर 1 लाख, इन दोनों में से जो कमती होगा वो वाला फाइन चार्ज होगा। इतना देर से जो भी पढ़े उसका समरी समझ में आ गया सर? इतना देर से जो भी पढ़े समरी समझ में आ गया ना? हाँ सर। कुछ एग्जाम्पल्स है, घर पे ट्राई करोगे? एग्जाम्पल 4, हाँ सर कर लोगे ना? अरे कर लेना सर, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 4 होमवर्क है, घर पे पढ़ना। सर अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है, अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है मतलब गलत बातें लिखा है, इन कॉमन पैरालेंस मिस स्टेटमेंट इन दी प्रोस्पेक्टस, जैसे कि ये बारबेक्यू नेशन है ना सर, ये बारबेक्यू नेशन है, ये बड़ा ही अच्छा होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ है, हाँ सर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ है, बड़ा अच्छा खासा अमाउंट मार्केट से रेज किया, बड़ा अच्छा खासा अमाउंट मार्केट से रेज करने का बात किया, ऑफर फॉर सेल अप टू, ये देख सकते हैं सर अमाउंट यहाँ पर 2000 मिलियन का, देख रहे हैं आप, फ्रेश इशू है 2000 मिलियन का फ्रेश इशू, यू कैन इमेजिन 2000 मिलियन फ्रेश इशू मतलब करीब करीब 200 करोड़ के आसपास। हाँ सर, तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा कंपनी मार्केट से पैसा रेज करने का बात करता है तो सवाल एकदम बड़ा सिंपल करता है कि अगर प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट है तो क्या बात होता है? मिस स्टेटमेंट इज द एक्ट ऑफ स्टेटिंग समथिंग दैट इज फॉल्स और नॉट एक्यूरेट। इट कुड आइदर बी ड्यू टू कमीशन और ओमिशन और बोथ, या तो जानबूझ के किया तो गलती से हो गया। मिसस्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्ट इज अ सीरियस ऑफेंस, अगर आप प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट करते हो कंपनी, ओके सीरियस ऑफेंस है,
which attract the provisions for section 34 and section 35. Liabilities can be classified. देखो सर क्या liabilities हो जाएगा कंपनी के लिए? दो तरह का liability आ सकता है, सिविल लाइबिलिटी भी हो सकता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी हो सकता है। सिविल लाइबिलिटी क्या है? लॉस और डैमेज इज एन एसेंशियल कंडीशन। सिविल प्रोसीडियर कोड 1908 एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑफेंस अगेंस्ट द काउंटर पार्टी, जिनका लॉस होगा उनका पूरा का पूरा उनके साथ बात बनेगा। सिविल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी मेंस री मतलब गिल्टी माइंड, आप जानबूझ के किए। अगर आप जानबूझ के गलते हो इज एन एसेंशियल कंडीशन। मतलब क्रिमिनल लाइबिलिटी लगाने के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है कि गिल्टी माइंड मेंस री। इसको रोमन लैंग्वेज में इतना मतलब लातिन में ऐसे बोलते हैं सर, मेंस री इज एन एसेंशियल कंडीशन। क्रिमिनल प्रोसीडियर 1973 एप्लीकेबल हो जाता है। ऑफेंस इज रिगार्डेड एज बीइंग कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट। अगर ऐसा आप करते हो तो ये देश के खिलाफ, मतलब ये इसको एंटी सोशल या एंटी नेशनल या एंटी स्टेट या एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा। अगेंस्ट स्टेट मतलब पर्टिकुलर स्टेट के साथ गद्दारी माना जाएगा। समझ रहे हो सर? इसलिए कंपनी में मार्केट से पैसा इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस में कुछ भी लिखना गलत बात ना सर। समझ में आया कि नहीं आया? ओ सर हाँ बोलो। The provision of section 34 which mention criminal liability for misstatement in a prospectus, where a prospectus issued, circulated or distributed under chapter 3 includes any statement which is untrue or misleading in form or context in which it is included, or where any inclusion or omission of any matter is likely to be mislead, every person who authorized the issue of such prospectus shall be liable under section 447. ऑफेंस का सेक्शन है 447 के तहत आपको पनिशमेंट मिलेगा। इट इज प्रोवाइडेड दैट, एक्सेप्शन भी है, इट इज प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू ए पर्सन इफ ही प्रूव्स दैट सच स्टेटमेंट और ओमिशन वाज इमैटेरियल, मतलब इमैटेरियल स्टेटमेंट है, और दैट ही हैड रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव एंड डिड अप टू द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बिलीव दैट द स्टेटमेंट वाज ट्रू और द इंक्लूजन और ओमिशन वाज नेसेसरी। स्टेटमेंट सही है बट इंक्लूजन और ओमिशंस वाज नेसेसरी। इंक्लूड करना या ओमिट करना नेसेसरी था। अगर आप ये प्रूव करते हो तो इन दैट केस आपको सजा नहीं मिलेगा। सिविल लाइबिलिटी क्या होता है सर? सेक्शन 35 बताता है सिविल लाइबिलिटीज के बारे में। लाइबिलिटीज ऑफ ए पर्सन इन्वॉल्व्ड where a person has subscribed for the securities of a company acting on any statement included or the inclusion or omission of any matter, prospectus में कुछ मैटर इंक्लूडेड है मतलब जो गलत है, या फिर कुछ बातें हैं जो लिखा नहीं गया है, ओमिट कर दिया गया है इन द प्रोस्पेक्टस व्हिच इज मिसलीडिंग, जो आपको गलत तरीके से आपको लीड कर रहा है, हैज सस्टेन्ड एनी लॉस, और उसके कारण आपको बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है। कंपनी ने अच्छा अच्छा बोला, आपने सोचा कंपनी अच्छा है, आपने पैसा डाला और आपका पैसा डूब गया। The company and every person who is a director of the company at the time of issue of prospectus and authorized himself to be named and is named of the prospectus as the director of the company, he is also a promoter of the company. ठीक है, अगर ऐसा बात है, has authorized the issue of the prospectus issue में आपका authority था, is an expert referred in subsection 5, आप कोई expert हो like chartered accountant, company secretaries, ऐसा कोई हो, valuer, shall without prejudice to any punishment to which any person may be liable under section 36 be liable to pay compensation to every person, हर एक को compensate करना पड़ेगा who has sustained such loss or damages, जिसका जिसका लॉस हुआ है आपकी गलती के कारण सबको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चाहे अगर उसमें आप एज एन एक्सपर्ट थे, एज ए डायरेक्टर थे, एज ए प्रोमोटर थे, सबको पेमेंट करो। एक्सेप्शन भी है, exception है obviously, no person shall be liable under this subsection 1 that having consented to become a director of the company he withdraw his consent before the issue of prospectus। मतलब सिंपल बातें हैं। prospectus issue करने से पहले आप डायरेक्टर नहीं थे, prospectus was issued without his knowledge, आपके नॉलेज पे prospectus issue नहीं किया गया है, that is regard every misleading misstatement purport to be made by an expert or contained in what purports to be a copy or an extract from the report or valuation of an expert, it was a correct and fair representation of the statement। तो अगर एक्सपर्ट ने किया तो एक्सपर्ट को बताना पड़ेगा सब कुछ सही था, ठीक है, और एक करेक्ट कॉपी और एक करेक्ट एंड फेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ रिपोर्ट और वैल्यूएशन, and he had reasonable ground to believe and did up to the time of the issue of prospectus believe that person making this statement was competent to make it and that the said person have given consequent consent required subsection 5 of section 26 issue of the prospectus and not withdrawn the consent before copy of the prospectus। मतलब अगर आप सब कुछ सही सही बोले थे लेकिन लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट कर रहा है, तब इन दैट केस आपको सजा नहीं मिलेगा।
Unlimited liability when prospectus issued with intent to defraud. Where it is proved that prospectus has been issued with intent to defraud the applicants for securities of a company or any other person for any fraudulent purpose, every person referred to in subsection 1 shall be personally responsible. अगर आपका इरादा ही गलत है, without any limitation of liability for all or any losses or damages that may have been incurred by a person who subscribed to the securities on the basis of such prospectus. कोई लिमिटेशन नहीं है, पूरा का पूरा देना पड़ेगा. An allotee of shares in a company brought action against a director in respect of false statement made in the prospectus. The director contended that the statement was prepared by the promoters and he simply relied on them. Is the director liable under the circumstances? Yes. Obviously. आप कंपनी का डायरेक्टर हो तो प्रोमोटर ने क्या बोला आपको पता होना चाहिए. The director shall be held liable for the false statement made in the prospectus under section 34, 35 of the Companies Act 2013. Whereas section 34 imposes a criminal punishment on every person who authorizes the issue of such prospectus, and section 35 more particularly includes the director of a company in the imposition of liability of such misstatements. आपको पेमेंट भी करना होगा. Certain situation when a director will not incur any liability for misstatement in a prospectus are covered under exception provided section 35 subsection 2, but no such exception specifies that relying on the statement prepared the promoters of the company is a valid ground for a director to escape liability for misstatement. मतलब आप ऐसे प्रूव नहीं कर सकते कि मतलब अगर कोई सच में कुछ ठीक ठाक बात था कि डायरेक्टर पता नहीं था या फिर वो प्रोमोटर नहीं था या फिर वो प्रोस्पेक्ट इशू करने के टाइम पे डायरेक्टर नहीं बना था, अगर 35 सबसेक्शन 2 पे कोई प्रॉपर ग्राउंड होता है तो ठीक है, बट ये कोई बात नहीं हुआ कि प्रोमोटर ने बोला और मैंने बिलीव कर लिया, ये कोई बात नहीं हुआ. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल बोला है सर, लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट, क्रिमिनल लाइबिलिटी पूरा का पूरा समरी है, पूरा का पूरा समरी है सर. Criminal liability, civil liability. Every person who authorized the prospectus, criminal, punishable under section 447. डिफेंस में अगर वो ये प्रूफ कर दे कि जो है वहां पर वो इमेटेरियल है, जो भी मिसस्टेटमेंट हुआ है, ओमिशन या इंक्लूजन, या तो कुछ डाला गया या तो कुछ हटाया गया, इमेटेरियल है मतलब वैल्यूलेस है. रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, अगर आप कुछ रीजनेबल ग्राउंड प्रूव कर सकते हो बिलीव करने के लिए तो फिर वो देखा जाएगा. सिविल लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर आ सकता है, डायरेक्टर के ऊपर आ सकता है, प्रोपोज डायरेक्टर के ऊपर आ सकता है, प्रोमोटर के ऊपर आ सकता है, एक्सपर्ट के ऊपर आ सकता है, एंड वो ऑथराइज द प्रोस्पेक्टस. कंपेंसेशन देना पड़ेगा किसको? इन्वेस्टर्स को. डिफेंस में क्या कर सकता है? विथड्रू कंसेंट टू बी डायरेक्टर, withdrew consent to be director prospectus issue करने से पहले, believed on consent under section 26 section 5, issue without his knowledge or public notice. अगर आप प्रूव कर देते हो तो आप डिफेंस में ये सब बातें रख सकते हो. उसी के रिगार्डिंग एग्जांपल 6 है, प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा. होमवर्क है एग्जांपल 6. एग्जांपल 4 घर पे दिया, एग्जांपल 6 भी घर पे दे रहा हूं, एग्जांपल 7 भी घर पे दे रहा हूं. हो जाना चाहिए ना सर? हाँ सर. अरे सर सबको समझ आ रहा है? सर. ओके सर. अच्छा ये वाला बात ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है सर. पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्संस टू इन्वेस्ट मनी. अगर आप किसी को फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस करते हो कंपनी में पैसा डालने के लिए, सेक्शन 36 बताते हैं सर, punishment for fraudulently inducing persons to invest money. The provision is stated as under. Any person either knowingly or recklessly makes any statement, promise or forecast which is false, deceptive or misleading. सर रामालिंगम राजू याद है आप लोगों को? ऑडिट में भी मैंने बताता हूँ और यहाँ पर लॉ में भी ये बात इंपॉर्टेंट आ गया. ये वाला बात मैं ऑडिट में भी बताता हूँ कि अगर ये रामालिंगम राजू ने प्रॉफिट कुक किया था, अरे सर याद है सत्यम कंप्यूटर्स, यहाँ पर है सत्यम कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल आपके यहाँ पर भी है. ये देखो सर, एक्शन बाय अफेक्टेड पर्संस. ये देखो, द नीड फॉर 3 टाइप्स ऑफ शूट वाज फर्स्ट फेल्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सत्यम स्कैम. दिख रहा है सर सत्यम स्कैम? हाँ दादा. हाँ, बड़ा फेमस केस स्टडीज है सर. आई विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास में. मैं आप लोगों के साथ ये सत्यम स्कैम का भी डिस्कशन करूंगा और कुछ एग्जाम्पल्स है. एग्जाम्पल्स आप लोग प्लीज एक बार घर पे गो थ्रू करो, ठीक है? एग्जाम्पल्स गो थ्रू करो, बस 2-3 पॉइंट है, नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट कर लूंगा.
ठीक है, फिर मैं दूसरा चैप्टर में जाऊंगा सर। बट इन द मीन टाइम मैं आपको बस इतना रिकमेंड जरूर करूंगा सर कि आप लोग प्लीज एक बार घर में पूरा का पूरा चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लो। फिर कुछ पॉइंट में मैं जरूर बात करूंगा, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट में मुझे बात करना ही करना है। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट में मुझे बात करना ही करना है। सत्तम का वो वाला केस डिफेंस में क्या हो सकता है उसमें भी मुझे बात करना है। और कुछ एग्जाम्पल सारा का सारा प्लीज गो थ्रू करो, एग्जाम्पल सारा का सारा प्लीज गो थ्रू करो। और चैप्टर के एंड पे ना काफी सारा क्वेश्चन आंसर है। मैं आई मस्ट रिकमेंड कि प्लीज सर ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, बट प्लीज गो थ्रू करो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, गो थ्रू करो। जिनका सब्जेक्टिव है, जैसे सीए को तो सब्जेक्टिव ही करना पड़ेगा, सीएमए का भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप का मिला के है, सीएस का एमसीक्यू टाइप्स ज्यादा है, सॉरी सीएस का भी प्योरली सब्जेक्टिव है। आप लोग प्लीज अच्छे से सब्जेक्टिव वाइज इसको पढ़ो, जिनका जैसा एग्जाम है उसके हिसाब से प्रिपेयर करो। बट पहले आप लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को पहले देखो, उसके बाद मैं एमसीक्यू पैटर्न भी अलग से दूंगा। जैसे सीएमए में थोड़ा एमसीक्यू पूछते हैं, ठीक है, सीए में भी थोड़ा बहुत एमसीक्यू के एरिया है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन आप पहले से प्लीज अच्छे से क्वेश्चन आंसर को पढ़ा करो। अगर आप अच्छे से पूरा डिटेल्स में पढ़ रहे हो ना, तो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा, गारंटी है। अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज बात मानो सर। और मुझे लगता है कि आप लोग ओवरऑल समझ गए, बस 2-3 मुझे बताना पड़ेगा, 2-3 पॉइंट है, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है सर, समझ आया ना सर? है दादा। ठीक है सर, थोड़ा बड़ा है प्रॉस्पेक्टस का एरिया, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, रियल लाइफ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा समय लेके ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा और अच्छे से समझ भी आ जाएगा पूरा। ठीक है, फिर बाय सर, सबको टाटा। राक्षी दादा। ठीक है सर, सर टाटा। टाटा प्रीति। স্যার हाँ बोल रहे। বলছি স্যার আমি স্যার